देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग AS9 जो है लास्ट क्लास में वो स्टार्ट किए थे, जो कि हम लोग का कंसेप्ट तो काफी हद तक सारा कंप्लीट ही हो ही गया है, काफी हद तक क्या कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन बचा है वो एक बार डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नया वाला एस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला ये देखो, ये 6 7 8 9 ये क्वेश्चन हम लोग का बाकी था, कुछ एग्जाम्पल्स था वो भी हम बता देंगे। मैंने बोला था टाइम होगा तो बता देंगे, ठीक है। छोटा छोटा ये एग्जाम्पल्स है। बोला है कि GH मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स टेलीविजन्स, द टेलीविजन्स आर शिप टू द कस्टमर बाय सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन से सेक्टर में आ गया? गुड्स वाले सेक्टर में, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम लोग 3 4 सेक्टर में देखे थे, जैसे कि सर्विस प्रोवाइड हो तो क्या होता है, रॉयल्टी हो तो क्या होता है, अगर डिविडेंड मिल रहा है तो क्या होता है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या होता है, और अगर हम लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो क्या होता है। बोल रहे टेलीविजन को शिफ्ट किया गया है, शिफ्ट टू द कस्टमर बाय सी, मतलब समुंदर के रास्ते से जो है ये टेलीविजन जाएगा कस्टमर के पास। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर risk related to this shipment of the television, GH also gets an insurance coverage for the goods while they are in transit from the factory to customer's location। बोल रहा है क्योंकि देखो समुंदर के रास्ते से जाएगा तो रिस्क रिस्क है काफी ज्यादा, तो इन्होंने क्या किया है, इंश्योरेंस कवरेज करवा लिया अपने गुड्स पे फॉर इन ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इंश्योरेंस कंपनी से इन्हें क्लेम मिल जाएगा। इसी बेसिस पे इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे अलग अलग कैटेगरी में इंश्योरेंस होता है ना, मेडिक्लेम वगैरह, वैसे ही तो ये ट्रांजिट इंश्योरेंस है। फ्रॉम द फैक्ट्री टू कस्टमर्स लोकेशन। अच्छा, ये इंश्योरेंस कवरेज कहाँ से कहाँ तक है? बोल रहे फैक्ट्री से जो सामान निकल गया उसके बाद कस्टमर के लोकेशन तक पहुंचने के बीच में अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा, ये बोल रहा है। The insurance policy will reimburse GH for the value of the goods in the event of loss or damage arising any time up to these goods reaching customers location। तो वही बोल रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी डैमेज हुआ तो क्लेम मिल जाएगा, ऐसा ही इनका इंश्योरेंस पॉलिसी बना हुआ है। The legal title pass when the goods arrive at the customer's premises 1 month later, ठीक है। बोल रहा है कि लीगल टाइटल कब पास होगा? लीगल टाइटल पास होने का मतलब है कि कस्टमर का गुड्स पे जो ओनरशिप है, लीगल टाइटल पास का मतलब क्या हो गया? ओनरशिप, ठीक है। रिस्क और रिवॉर्ड, ओनरशिप रिस्क एंड रिवॉर्ड बोल सकते हैं, ये कब? গুড মর্নিং সাথী, আওয়াজ আসছে আমার? আমার আওয়াজ পাচ্ছ তো সাথী? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একটুখানি আজকে নতুন এএসসি স্টার্ট করব। AS9টা 2 3টে কোয়েশ্চেন বাকি আছে, ওটা করাচ্ছি, যেটা বুঝতে পারবে রেভিনিউ রেকগনিশনের ওপরে। আর যতটা বলছি ওটা শোনো, ওটা একটুখানি হবে হয়তো 20 মিনিটস মতো, ওটা করাবো। তারপরে হচ্ছে নতুন এএসসি হবে, যেটা তোমার ফ্রেশ হবে, ঠিক আছে। আপাতত এটা শোনো, বুঝতে পারবে ওই জন্য আমি নিলাম। AS9টাতে অসুবিধা হবে না, না বুঝতে পারলেও কোনো ব্যাপার না। আমার এটা 1 2টো কোয়েশ্চেন বাকি আছে, ওটা হয়ে গেলে আমি তোমাকে নেক্সট যে এস আছে সেটা থেকে নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। ঠিক আছে। देखो तो यहाँ पर देखो स्टोरी क्या था। अब देखो हम तुम लोगों से ही पूछते हैं। यहाँ पर हम लोग को बोला है कि व्हेन शुड एंटिटी जीएच रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन इट्स बुक्स। जीएच जो है रेवेन्यू अपने बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पूरा स्टोरी तुम लोगों ने सुना, ठीक है। तो मुझे बोलो कि प्रोडक्ट का केस है तो जीएच मतलब जो सेलर है वो अपने बुक्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, ये गुड्स वाला आइटम था, ठीक है। तो गुड्स अगर हम लोग बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स बेचते हैं तो हम लोग कब अपने सेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका रूल्स क्या बताया था। देखो पहली बार भी कर रहे हो तो भी ये हम फिर से बता रहे तो याद हो जाएगा। देखो सेल ऑफ गुड्स में क्या था कि हम लोग रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करेंगे अगर ये कंडीशंस फुलफिल होता है। क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन है कि
कस्टमर के पास ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसका ओनरशिप, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का रिस्क और रिवॉर्ड कस्टमर को बिलोंग करना चाहिए, और ऐसा कोई अनसर्टिनिटी नहीं होना चाहिए कि मुझे इस प्रोडक्ट का पैसा कस्टमर से नहीं मिलेगा। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ही हम लोग अपने सेल्स के रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यही मैंने बोला था, ठीक है। तो अगर भूल गए हो तो भी याद हो जाना चाहिए, और पहली बार भी कर रहे हो तो भी यही पॉइंट हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टोरी था उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ। यहाँ पर स्टोरी ये था कि जीएच जो है, जीएच मैन्युफैक्चरर अपना एक टेलीविजन बेच रहा है कस्टमर्स को, ठीक है। लेकिन वो जो टेलीविजन है वो समुंदर के रास्ते से जाता है, और इस बीच में कुछ अगर इंसिडेंट ऑकर्ड हो जाए, मतलब कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, मतलब कुछ भी चोरी होना, कुछ भी डूब जाना, कुछ भी अगर हो जाए, तो इन्होंने इंश्योरेंस कवरेज कर रखा है। और बोला है कि लीगल टाइटल कब ट्रांसफर होगा कस्टमर को, 1 मंथ। एक गुड मॉर्निंग अभिजीत। अच्छा, देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि when the goods arrive at the customer premises 1 month later, ठीक है। मतलब 1 महीना लग जाता है गुड्स को पहुंचने में समुंदर के रास्ते से, और जब कस्टमर के पास जाके पहुंचता है तब जो है लीगल टाइटल ट्रांसफर होता है कस्टमर के पास। लीगल टाइटल तब ट्रांसफर होता है। तो मुझे बोलो कब इनको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए कि हाँ टेलीविजन बिक गया। बोलो कब रिकॉर्ड करना चाहिए। मैंने रूल्स भी बताया, अभी देखो मैंने तुम लोग को यहाँ दिखाया जो लास्ट क्लास लिखवाया था। बोलो 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 क्या होगा। लो, मैम मतलब गुड्स जब कस्टमर को मिल जाएगा आफ्टर 1 मंथ, उसके बाद ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए रेवेन्यू। हाँ, हाँ उसके बाद ही रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी तो देखा सेल ऑफ, मतलब जब गुड्स का सिस्टम है तब क्या होता है, लीगल ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर होना चाहिए। लीगल, ये देखो ना 3 कंडीशन। ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा, 1 मंथ बाद ही होगा। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा, जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ठीक है। और हम लोग को कोई अनसर्टेनिटी नहीं बोला है क्वेश्चन में कि इस कस्टमर से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, इस तरीके का कोई चीज, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तभी रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। हम लोग अपना रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम लोग का क्या हो जाएगा कि 1 मंथ बाद जब कस्टमर के पास वो टीवी जो है, टेलीविजन जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये देखो आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जीएस शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सेल व्हेन द गुड्स अराइव एट द कस्टमर प्रेमिसेस। अब क्यों बोला है ये सब, क्योंकि वही रूल्स लिख देना है। क्योंकि जीएच नॉट ट्रांसफर द टेलीविजन सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप टू द कस्टमर व्हेन गुड्स डिपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। फैक्ट्री से जब निकल रहे हैं तब रिस्क रिवॉर्ड नहीं ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि तब इंश्योरेंस कंपनी के कवरेज के अंडर है। बोल रहा है कि हम लोग तभी ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं जब कस्टमर तक पहुंच जाता है सामान, ठीक है। तो इसीलिए इससे हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए। बाकी इंग्लिश जो है तुम लोग को पढ़ लेना है और अपने हिसाब से तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन लॉ जैसा है ना, तो लॉ का रूल्स जो है वो चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं, 7th नंबर वाला, ठीक है। ये भी बताओ, बोल रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेघना लिमिटेड इज प्रोवाइडेड। मेघना लिमिटेड का कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। बोल रहा है गुड्स ऑफ 60,000 वेयर सोल्ड ऑन 20th ऑफ मार्च, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दीज वेयर डिलीवर्ड ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2002। अच्छा, तो बोल रहा है कि गुड्स हम लोगों ने बेच दिया है 20th ऑफ मार्च को, लेकिन बायर ने बोला सुनिए ना अभी मत भेजिए, ट्रांस अभी मुझे जो है डिलीवर नहीं कीजिए गुड्स, आप 10 तारीख को कर दीजिएगा, ऐसा बायर का रिक्वेस्ट है। तो ये मान गए। तो हम लोग को क्या बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंट ऑफ मेघना लिमिटेड विद वैलिड रीजन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। मतलब हम लोग अपना सेल कब रिकॉर्ड करें, सेल इस तारीख को हो गया है लेकिन डिलीवर बायर के रिक्वेस्ट में इस तारीख को होगा, ठीक है। अगेन गुड्स वाला कंसेप्ट है। तो सेल कब रिकॉर्ड करेगा मेघना लिमिटेड, सेल कब रिकॉर्ड करेगा ये बताओ। सेल रिकॉर्ड गुड्स के अकॉर्डिंग कब होता है, अभी पढ़ के बताए। बोलो कौन से डेट को करेगा। हाँ, 10th अप्रैल को नहीं, 10th अप्रैल को कैसे करेगा।
गुड्स रिकॉर्ड गुड्स के लिए कब होता है? 10 अप्रैल नहीं होगा। गुड्स का रूल्स क्या है? गुड्स का रूल्स है कि जब ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी, सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर्टी का मतलब जो सामान बेच रहा है, रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिकवरी का नहीं होना चाहिए। तो गुड्स तो इसी तारीख को बिक गया, तो गुड्स बिक गया मतलब रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, जो भी बोलो, प्रॉपर्टी, ओनरशिप, रिस्क, रिवॉर्ड, ये सारी चीज ट्रांसफर हो गए कस्टमर को। अब तो वो तो कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 10 अप्रैल को भेजो, तो क्या हमारा सेल हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑब्वियसली सेल हुआ। तो सेल रिकॉर्ड कब करना है? 28 ऑफ मार्च को करना है, ठीक है। और या फिर आंसर और एक तरीके से लिखा हुआ है, बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द कौन से फाइनेंशियल ईयर में करेंगे? 30 जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2002 को कंप्लीट हो रहा है, उस ट्रेडिंग पीएल में हम लोग इस सेल को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड जब ट्रांसफर होगा, ये देखो एक ही लैंग्वेज है। पहले यहाँ पर क्या किया है ये तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो। यहाँ पर वो एस का रूल्स बताए, क्या रूल्स बताए तुम लोग ये भी लिख सकते हो, या फिर मैंने जो तुम लोग को लिखवाया ये भी लिख सकते हो कि सेल ऑफ गुड्स के लिए AS9 ने क्या बोल रखा है कि किस तरीके से हम लोग सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर केस 1 बोला है, द सेल इज कंप्लीटेड बट डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड एट बायर्स रिक्वेस्ट, द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द एंटायर सेल ऑफ 60,000 फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखा है। एंड डेट जो है तुम लोग लगा सकते हो 28, ये डेट को रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। 28 ऑफ मार्च को अपना सेल रिकॉर्ड कर सकता है, और कौन से फाइनेंशियल ईयर को रिकॉर्ड करेगा? तो वो 31 मार्च 2002 को कंप्लीट हो रहा है, तो उस दिन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से। देखो बोल रहा है 15th of Jan 2002 goods of 1,50,000 were sent on consignment basis, ठीक है। कंसाइनमेंट बेसिस में गुड्स भेजा गया है 1,50,000। अब कंसाइनमेंट देखो फाउंडेशन में होता था पहले, अभी तो सीए फाउंडेशन में हटा दिया है, बाकी कॉलेज में भी तुम लोग करे होगे, तो देखो ना थोड़ा बहुत सारी चीजों का नॉलेज मेरे हिसाब से होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कब क्या पॉइंट आ जाए हम भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये देखो कंसाइनमेंट में क्या होता है, नॉर्मली कंसाइनमेंट का बिजनेस ऐसा होता है कि उसमें दो पार्टी होता है, कंसाइनर, कंसाइनी। एक्चुअली कंसाइनर जो है वो अपना गुड्स कंसाइनी को बेचने के लिए देता है, बदले में कंसाइनी को कमीशन देता है, कंसाइनी कमीशन एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखो 1,50,000 का गुड्स 15th ऑफ जैन को भेजा गया है कंसाइनमेंट बेसिस में, जिसमें से 20% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी एज ऑन 31 मार्च 2002, ठीक है। देखो कंसाइनर ने 1.5 लाख का गुड्स जो है, कंसाइनर जो होता है ना, कंसाइनर कौन है? जो ओनर होता है गुड्स का, उसने ट्रांसफर किया होगा इतना गुड्स। किसको किया होगा पता है? कंसाइनी को किया होगा, ठीक है। अब कंसाइनी का काम क्या है? गुड्स को बेचना, बेच के कमीशन उसे मिलेगा कंसाइनर से, कमीशन एजेंट है बेसिकली। कंसाइनी जो वर्ड है वो एक कमीशन एजेंट को बताता है। अब ये 1,50,000 में से बोल रहा है 20% अनसोल्ड है, तो कितना बिक गया होगा? 80%, ठीक है। अब 80% सोल्ड, तो मुझे एक चीज बोलो कि कितना सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा? हाँ बोलो, कितना सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा? हाँ मैम, 1,20,000 जो 1,50,000 का 80% जो है 1,20,000, तो वही रिकॉर्ड होगा। हाँ ये देखो, अरे हम क्या कर रहे हैं, काम चेंज करते हैं। हाँ ये देखो, तो यहाँ पर 20% का मतलब 30,000, ठीक है, और ये बाकी हो गया 1,20,000। तो जितना सेल हुआ है उतने सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। और बाकी इसको क्या बोलेंगे पता है? 30,000 को क्या लिखा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट में? अगर किए हो याद है, किए हो अगर याद है तो बोल सकते हो 30,000 क्या बोल के रिकॉर्ड होता है? जो नहीं बिका वो क्या बोल के रिकॉर्ड होता है? अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक है ना, अनसोल्ड गुड्स वही क्लोजिंग स्टॉक बोल के रिकॉर्ड होता है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ क्या लिखा हुआ रहता है? क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कंसाइनी, ऐसे बोल के तुम लोग अगर कंसाइनमेंट अकाउंट कभी किए हो तो थोड़ा याद करने का कोशिश करो। हम लोग क्या लिखते हैं? बाई क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कंसाइनी, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, तो ये मेरा 1,20,000 का सेल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये देखिए 1,20,000 का मुझे सेल रिकॉर्ड करके बताना, सिंपल, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, नो सिग्निफिकेंट
यहाँ पर 20% of goods lying unsold with consignee should be treated as closing inventory and sales should be recognized for 1,20,000. In case of consignment sale, revenue should not be recognized until the goods are sold to थर्ड पार्टी. तो कंसाइनमेंट का रूल्स क्या होता है पता है? जब थर्ड पार्टी को गुड्स बिक गया, क्योंकि कंसाइनर तो गुड्स नहीं बेच रहा है ना अपने आप, वो तो कमीशन एजेंट यानी कंसाइनी के थ्रू से बिकवा रहा है. तो कंसाइनी जो है वो गुड्स को बेच रहा है, तो कंसाइनी जब तक थर्ड पार्टी को नहीं बेचेगा तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा. आंसर सही दिया है तुमने, ठीक है. अच्छा, अब थर्ड नंबर, यहाँ पर क्या बोला है? 1,20,000 worth of goods were sold on approval basis on 1/12/2001. अप्रूवल बेसिस का भी जो अकाउंटिंग होता है वो सीए फाउंडेशन में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, ठीक है. ये भी अभी हटा दिया है, चलो कोई बात नहीं. 1,20,000 worth of goods were sold on अप्रूवल बेसिस. अप्रूवल बेसिस में क्या होता है? हम लोग कस्टमर को बोलते हैं आप प्रोडक्ट लेके जाओ, अच्छा लगे तो फिर आप पैसा देना, नहीं तो मत देना, लेकिन एक टाइम स्पेसिफाइड कर देते. बोल सकते हो आज के डेट पे जो ऑनलाइन सेल होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है. अगर किसी रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, जैसे मान लो 15 डेज बाद रिटर्न कर देना है, मतलब 15 डेज तक हमें वो प्रोडक्ट के लिए हाँ या ना बोलने का ऑप्शन है. अगर हमें लगे कि हाँ हमारे लिए प्रोडक्ट सही है तो हम लोग रख सकते हैं, अदरवाइज आफ्टर विद इन 15 डेज हमें उसे मतलब रिटर्न कर देना है. लेकिन एज इट इज करना है, ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ के रिटर्न कर दिए तो कोई ले लेगा, ऐसा नहीं होता है. टैग वगैरह सब एकदम एग्जैक्ट रखना है, तभी वो रिटर्न माना जाता है, ठीक है. तो बोल रहा है अप्रूवल बेसिस में 1 दिसंबर को क्या है? गुड्स बेचा गया है. द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 months आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड. बोल रहा है अप्रूवल का पीरियड 3 months है, जैसे मैंने बोला 15 डेज, 3 months के अंदर अप्रूव करके बताना है कि गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए. बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% गुड्स, मतलब इसमें से 75% के लिए बायर ने अप्रूवल कर दिया, मतलब बोला यस मुझे लेना है, अप टू 31 मार्च 2002. अब ये इन्होंने अप्रूवल कब दिया? बोल रहे हैं 31 मार्च 2002. अच्छा, अगर 1 दिसंबर को हम लोगों ने सेल किया है, कंपनी ने 1 दिसंबर को सेल किया है, बोल रहे हैं 3 months जो है अप्रूवल पीरियड है. 3 months जो है अप्रूवल पीरियड है, तो कितने दिन के अंदर अप्रूवल देना पड़ेगा, मतलब अप्रूवल डेट कौन सा आएगा? जैसे अगर आज खरीद रहे 15 दिन के अंदर बताना है तो 14 अक्टूबर हो जाएगा, आज 30 सितंबर है. तो वैसे ही मुझे बताओ, अगर 1 दिसंबर को सेल हुआ है और 3 months का जो है टाइम दिया जा रहा है कंपनी के तरफ से, तो कस्टमर को कौन से डेट के अंदर बताना है? डेट बताओ, 3 months बाद कौन सा डेट आएगा? 31 हाँ 31 अच्छा आ रहा है क्या? यहाँ दिसंबर से जैन 1 month, जैन से फेब 1 तारीख 2 months, फेब 1 से 1 मार्च. 1 मार्च होगा, ठीक है. 31 मार्च नहीं होगा, 1 मार्च के अंदर शायद बताना पड़ेगा. नहीं, मैंने गलत कर दिया क्या? 1 दिसंबर से 1 जनवरी 1 month, 1 जनवरी से 1 फरवरी 2 month, 1 फरवरी से 1 मार्च 3 months. हाँ यही होना चाहिए 1 मार्च. 3 months आफ्टर, क्योंकि 1 तारीख है ना. वेयर कंसिडर्ड बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% गुड्स अप टू 31 मार्च 2002 एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च 2002. बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2002 के अंदर और कोई अप्रूवल उन्होंने नहीं किया है, और 31 जैन 2002 के अंदर उन्होंने 75% गुड्स के लिए हाँ बोला है, और 31 मार्च 2002 के अंदर बाकी गुड्स के लिए ना तो हाँ बोला है ना तो ना बोला है. तो बाकी गुड्स कितना होगा? अगर 75% के लिए यस कर दिया है 31 जैन 2002 को, और बाकी गुड्स के लिए कुछ भी नहीं बोला है, ना तो हाँ ना तो ना, ये जो है 31 मार्च तक हमें दिख रहा है कि बाकी गुड्स के लिए इन्होंने कुछ हाँ ना नहीं बोला है, ठीक है. इन्होंने कुछ हाँ ना नहीं बोला है 31 मार्च 2002 तक. बाकी गुड्स हो जाएगा 25%, ठीक है. इसके लिए ना तो यस है ना तो नो है, इनके तरफ से कोई अप्रूवल नहीं हुआ. अब तुम लोग ऑनलाइन वाला ही सोच लो कि तुम लोगों ने ऐसा कोई गुड्स लिया है और ये 31 जैन को तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये चीज मुझे खरीदना है, ठीक है. ठीक है, वहां अप्रूवल फोन करके नहीं देना होता है, गुड्स रख लिया मतलब अप्रूवल है. तो 1,20,000 का 75% कितना होता है? 90,000. तो ये 90,000 का क्या होगा, और बाकी यहाँ पर बचा 30,000. अब ये 30,000 का क्या होगा बोलिए? 90,000 रिकॉर्ड करूंगी. 90,000 अरे बार बोलो. रिकॉर्ड ऑफ सेल्स 90,000 का होगा.
90,000 सेल बोल के रिकॉर्ड होगा, वो तो होगा, बिल्कुल कंफर्म बात है, ये सेल रिकॉर्ड कर लेगा कंपनी, क्योंकि कस्टमर तो खुद बोल रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, तो बिक गया प्रोडक्ट, ठीक है। और बाकी जो 30,000 है उसके लिए हाँ ना कब तक बोलना था, उसका डेडलाइन था 1 मार्च, लेकिन 31 मार्च चला गया, कुछ नहीं बोला। जैसे मान लो तुम लोगों ने जो प्रोडक्ट लिया 15 दिन के अंदर रिटर्न करना है, अगर 15 की जगह 16 दिन हो गया तो क्या कंपनी रिटर्न लेता है? नहीं लेता है, फिर वो तो हमें परचेज ही करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर अगर 31 मार्च 2002 तक हाँ या ना कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी क्या माना जाएगा कंपनी की तरफ से? सेल्स सेल माना जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको भी सेल माना जाएगा। देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। In case of goods sold on approval basis, revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer, or the buyer has done an act adopting the transaction, or the time period for the rejection has elapsed, or where no time has been fixed, a reasonable time has elapsed। मतलब अगर कोई टाइम दिया हुआ है, वो टाइम elapsed हो गया, कस्टमर ने कुछ हाँ ना नहीं बोला तो सेल मान लेंगे, या फिर रिजनेबल टाइम के अंदर अगर कुछ नहीं बताया, कोई टाइम अगर फिक्स नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम। इसीलिए देयरफॉर रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर 90,000 अपॉन द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ 31st, यहाँ पर 31st फेब दे दिया है शायद गलती से, बिकॉज यहाँ मार्च दिया था क्वेश्चन में। एंड फॉर द बैलेंस 1 मार्च 2001 एज द टाइम पीरियड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स हैड एक्सपायर्ड। मतलब एक सेल रिकॉर्ड करना है 1 मार्च को, क्योंकि यही डेडलाइन था, दैट इज 30,000 वाला। और बाकी सेल रिकॉर्ड करना है, अब देखो 31 जैन होगा, क्योंकि 31 फेब तो कभी होता नहीं है, फेब का या तो 28 होता है या 29, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो दोनों ही सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, एक तो कस्टमर ने खुद हाँ बोला टाइम के अंदर, और दूसरा कस्टमर ने इंफॉर्मेशन दिया नहीं, टाइम उनका बताने का चला गया, अब वो भी उनको परचेज करना पड़ेगा। तो एक सेल रिकॉर्ड हो जाएगा हम लोग का, जो उन्होंने खुद बताया, दैट इज 31 जैन 2001 को, और दूसरा सेल रिकॉर्ड हो जाएगा हम लोग का 1 मार्च 2001 को, ठीक है। 1 मार्च 2001 को रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि वही लास्ट डेट था हमारे हाँ या ना बोलने का। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द अबव द कंपनी हैज मेड कैश सेल। अच्छा, ये सब जो सेल किया, अप्रूवल, कंसाइनमेंट, इसके अलावा भी कंपनी ने कैश सेल किया है। कितने का किया है? बोल रहा है 7,80,000 ग्रॉस। ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5% वॉज अलाउड ऑन द कैश सेल। कैश सेल पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5%, तो कंपनी को कितना रेवेन्यू यानी कि सेल रिकॉर्ड करना चाहिए? बोलो, बचपन से कर रहे हो तुम लोग। कैश सेल 7,80,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो कंपनी को कितना सेल रिकॉर्ड करना चाहिए? मैम 7,20,000 से 5% डिस्काउंट डिडक्ट करके जो आएगा, मतलब 7,41,000 वो रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, ये देखो, इस पे तुम लोग 5% लेस कर दोगे, लेस करने के बाद जितना भी आएगा उतना सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वही हम बोल रहे थे कि ये हम लोग जो बचपन में करते हैं ना 11-12 में, उसी तरीके का जो है कैलकुलेशंस इसमें मिलता जुलता है, ठीक है। ये देखो 5% कर लो, आ गया 39,000 माइनस 7,80,000, इसका मतलब हो गया मेरा 7,41,000। 7,41,000 का कैश सेल जो है हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये देखो, ट्रेड डिस्काउंट गिवन हुआ है तो फिर उतना माइनस कर देंगे, तो 7,41,000 हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये सबसे आसान होता है ये वाला एस, क्योंकि ये जो है हम लोग काफी इसका अप्रोच जो है ऑलवेज अकाउंट्स में डेली बेसिस पे देखते जाते हैं। कोई भी अकाउंट्स करोगे तो ये तो आते ही जाएगा, ठीक है। फिर 8th नंबर में देखो क्या बोला है। बोल रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 केवाई एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। केवाई एंटरप्राइज ने कुछ ट्रांजैक्शंस किया है। क्या किया है? 31 मार्च 2001 केवाई सप्लाइड 2 मशीन टू इट्स कस्टमर एसटी। अच्छा, केवाई ने 2 मशीन सप्लाई किया है अपने कस्टमर को, कस्टमर एसटी को, ठीक है। एसटी जो है वो कस्टमर है, और ये जो है ये सप्लायर है, ठीक है। इन्होंने सप्लाई कर दिया है 2 मशीन, मशीन 1 फिर मशीन 2, ऐसे मैंने नाम दे दिया अपने हिसाब से। बोथ मशीन्स वर एक्सेप्टेड बाय एसटी ऑन 31 मार्च 2000। अच्छा, इन्होंने बोला हाँ मुझे ये मशीन्स लेना एक्सेप्टेड है, ठीक है। मशीन 1 वाज a machine that was routinely supplied by KY to many customer and the installation process was very simple। जिसमें से मशीन 1 जो है KY जो है वो काफी कस्टमर को बेचता है, ऐसा नहीं कि एसटी को ही बेचा, बहुत सारे कस्टमर को बेचता है। और ये मशीन्स काफी बिकता भी है इनका, और ये मशीन्स का इंस्टॉलेशंस भी काफी आसान है, ऐसा बताया है हमें, ठीक है। फिर क्या बोला है देखो,
मशीन 1 was installed on 2nd April by ST employees। ठीक है, तो ST ने क्या किया है, मशीन 1 को कब जो है इंस्टॉल करवाया है, 2nd of April में मशीन 1 को इंस्टॉल करवाया है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं मशीन टू बीइंग मोर स्पेशलाइज्ड, ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड मशीन है इन नेचर, रिक्वायर्स एन इंस्टॉलेशन प्रोसेस विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट असिस्टेंस फ्रॉम KY। बोल रहा है कि जो सेकेंड मशीन है ना, वो उतने आसानी से इंस्टॉल नहीं हो जाएगा अपने आप से, वो इंस्टॉल करवाने के लिए हमें जो है कोई प्रोसेस वगैरह फॉलो करना है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए KY का हेल्प चाहिए होगा। मतलब ये अपने वहां से जो है मतलब क्या बोले, जो इंस्टॉलेशन का काम करते हैं उनको भेज देंगे, वो जाके इंस्टॉल करेंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं मशीन 2 वाज इंस्टॉल्ड बिटवीन 2nd एंड 5th अप्रैल, और मशीन 2 जो है 2nd अप्रैल से लेके 5th अप्रैल के बीच में इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, एक मशीन तो उन्होंने खुद इंस्टॉल कर लिया, दूसरा मशीन जो है जिन्होंने बेचा है उनके थ्रू से इंस्टॉल होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड था, और वो डेट दोनों का बता दिया है। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड सेल प्राइस, अब मशीन 1 का सेल प्राइस है 3,20,000, मतलब मशीन 1 को बेचा गया है 3,20,000 में। ठीक है, और मशीन 2 को बेचा गया है 3,00,000 में। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये मशीन को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट था 1,60,000 और इसका था 1,50,000। इंस्टॉलेशन इसका फ्री है और इसका इंस्टॉलेशन है 10,000। ठीक है, तो एसटी का मतलब अगर सेल रिकॉर्ड करना है, बोल रहे हाउ शुड अबव ट्रांजैक्शन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय केवाई एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2001 को ये हम लोग कैसे करके रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब जो सेलर है यानी जो केवाई है वो अपने बुक्स में इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, ये हम लोग को बताना है। तो तुम लोग कोशिश करके देखोगे क्या आंसर हो सकता है। क्या कुछ भी नहीं समझ में आया क्वेश्चन? देखो, हम लोग को बताना है कि रेवेन्यू, अच्छा पहले रेवेन्यू का मतलब सेल, मशीन 1 का सेल प्राइस कितना हुआ ये बताओ, ये तो बता ही सकते हो, मशीन 1 का सेल प्राइस कितना हुआ? 3,20,000। 3,20,000। ठीक है, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मशीन को प्रोड्यूस करने का, 3,20,000। अब ये बताओ कि 3,20,000 केवाई को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर हम तुम लोगों से पूछेंगे कब रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले ये तो सोचो दिमाग में कि रिकॉर्ड करना है सेल या नहीं करना है, सेल ऑकर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, क्या लग हाँ रहा है? सेल तो ऑकर हुआ है। ठीक है, फर्स्ट मशीन का सेल ऑकर हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ कि सेल को हम लोग कब रिकॉर्ड करें, बोलो सेल को हम लोग कब रिकॉर्ड करें, ये पूछ रहा है। अच्छा, इसमें ही थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। देखो, हम लोग का ये ईयर एंड कब हो रहा है, ठीक है ये देखो, 2nd अप्रैल को इंस्टॉल हुआ है, मशीन बेचा कब गया था, 31 मार्च को। ठीक है, तो ये 31 मार्च है, 31 मार्च 2001। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मशीन 1 का सेल क्या इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा कि दूसरे फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा, बस इतना बता दो। हाँ, इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड हो जाएगा मशीन 1 का सेलिंग प्राइस, और मशीन 2 का कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में या दूसरे वाले में, बोलो। बिका है तो 31 मार्च को ही, तो कब रिकॉर्ड होगा? मैम इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद रिकॉर्ड होगा, मतलब 5th अप्रैल में रिकॉर्ड होगा। इंस्टॉलेशन जो है वो सर्विस होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, तुम लोग बताने का कोशिश करो। इंस्टॉलेशन एक सर्विस होता है, तो मतलब सेकंड वाले मशीन पे दो चीजें अप्लाई होगा, एक गुड्स का सिस्टम, एक सर्विस का सिस्टम। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए, पहले मशीन का क्लियर हो जाना चाहिए, 3,20,000 31 मार्च 2001 को ही सेल बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मशीन 1 का रिकॉर्डिंग 31 मार्च 2001 को ही होगा। और मशीन 2 में दो पार्ट्स आ रहा है, इंस्टॉलेशन जो है वो सर्विस चार्ज है, और जो प्रोडक्ट चार्ज है यानी प्रोडक्ट का जो सेल है वो है 3,00,000 का। अब मुझे दो पार्ट में आंसर दो कि कब कौन सा रिकॉर्ड होगा। और एक बार बोलो कि आवाज बिल्कुल नहीं है। हाँ,
ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है ना, ये 31 मार्च 2002 के फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा। ये जो 3 लाख है वो यहाँ पर ही रिकॉर्ड होगा क्योंकि प्रोडक्ट सेल हो चुका था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ के बता दें। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो मशीन 1 का यहाँ पर इंस्टॉलेशन, ये सब डिटेल्स बोला है। ये देखो हम मेन चीज बता देते हैं। बोल रहा है since the question specifies that machine is already accepted by ST on 31st March 2001, the revenue arising from sale of machine needs to be recognized for the year ending 31st March 2001. ये machine 1 का स्टोरी हो गया। machine 2 का क्या बोल रखा है, देखो machine 2 का बोल रखा है installation process for machine 2 is more complicated, requiring significant assistance from KY. However, question specifies that the machine is already accepted on 31st March 2001. Assuming that there is no further approval acceptance required from the buyer for the machine sold, revenue for machine 2, so revenue from sale of machine 2 can be recognized for the year ending 31st March 2001. ये भी हम लोग इसी डेट को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन however installation fee which is for rendering installation services cannot be recognized, ये तब तक recognize नहीं कर सकते जब तक installation complete नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू का रूल्स हम लोगों ने सर्विस का रूल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सर्विस हम लोग दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड या फिर कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। पूरा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, या प्रोपोर्शनेट। तो ये काम तो प्रोपोर्शनेटली होगा नहीं। अगर इंस्टॉलेशन करना है एक ही बार में करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें बोला नहीं कि इंस्टॉलेशन रुक रुक के होगा या 2-3 स्टेप्स में होगा, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, यानी 2 अप्रैल को, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो 4 क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये देखो ये जो 4 क्वेश्चंस था ये मैंने जो तुम लोग को होमवर्क दिया था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर। मैम 9 बाकी है। वो 9 बाकी रह गया, अच्छा ठीक है 9 कर लेते हैं। 9 रह गया। हाँ ये देखो, PQR लिमिटेड सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू डीलर्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डीलर को बेचते हैं। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल इज दैट इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ फॉर डिलेड पेमेंट। अच्छा, बोल रहा है कि PQR लिमिटेड जो है प्रोडक्ट बेचता है डीलर को। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेल इज दैट, सेल का एक कंडीशन है दैट इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ फॉर डिलेड पेमेंट। मतलब अगर पेमेंट करने में देरी हो जाता है तो फिर पेमेंट जो पैसा रिसीवेबल होगा ना उसमें 2% जो है क्या देना पड़ेगा। बोल रहा है कि 2% पर मंथ करके इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू to various reasons during the year 2001-2002 the company wants to recognize the entire interest receivable. Do you agree? अच्छा देखो क्या बोला है, पहले तो हमें रूल्स बताए कि इनका रूल्स क्या है। बोल रहे हैं कि PQR लिमिटेड जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचता है अपने डीलर को, उसने ये कंडीशन पे बेचा है प्रोडक्ट कि अगर आप पेमेंट करने में डिले करोगे तो आपको 2% पर मंथ करके इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग। बोल रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया था उस पे 10% हम लोगों ने कवर किया। मतलब 2% पर मंथ करके कितना बार कवर किया होगा, 5 बार, तभी तो जाके 10% होना पॉसिबल है, 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू वेरियस रीजन। अच्छा, मतलब उन्होंने डिले किया इसी वजह से उनके ऊपर इतना सारा इंटरेस्ट लग चुका है। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 द कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट। अब कंपनी बोल रही है कि हम ये पूरा 10% से जितना इंटरेस्ट हुआ था सारा इंटरेस्ट रिसीवेबल अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कंपनी का सोचना सही है? PQR लिमिटेड ट्रीटमेंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तुम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो तुम लोग सोचो, हम इंटरेस्ट का रूल्स तुम लोग को दिखाते हैं। देखो इंटरेस्ट का रूल्स हम लोगों का क्या था। हाँ बोलो रिवर। हाँ, एक्रूअल बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट के केस में ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। ठीक है, अगर टाइम के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अगर एक्रूअल हुआ तो भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तब इंटरेस्ट दिखाते हो ना, एक्रू हो गया तो फिर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो फिर इन्होंने सोचा है कि रिकॉर्ड कर लेंगे, तो क्या ये सही है कि गलत, बोलो। सही है कि, चलो देखो क्या बोल रहा है, सही है कि गलत, देखो
पढ़ के क्या बोला है कि as per AS9 revenue recognition where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim for escalation of price, export, incentive, interest, etc. revenue recognition is postponed to the extent uncertainty involved. अब ये पॉइंट इन्होंने जोड़ दिया है कि इसमें देखो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी हमें कुछ नहीं बताया था, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी हुआ ठीक है तो फिर हमें उसके रिकॉर्डिंग को पोस्टपोन करना पड़ता है। वो नॉर्मल पॉइंट है जो कि सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो सकता है। In such case, it may be appropriate to recognize revenue only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. तो सही बोल रहे हो कि हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी नहीं पता है, तो हम लोग 2 पॉइंट से आंसर देंगे। पहले तो बोलेंगे ये अप्रोप्रिएट है कि हम लोग इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर ले अगर हमारे पास सर्टेनिटी है इसकी कलेक्शन को लेके। वेयर देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू अल्टीमेट कलेक्शन, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इवन दो पेमेंट्स आर मेड बाय इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये बोला है। मतलब अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो रिकॉर्ड कर लो। दस PQR लिमिटेड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट अमाउंट अनलेस द कंपनी एक्चुअल रिसीव इट्स। लेकिन देखो एक्रूअल बेसिस पे तो कर सकता है, वो तो बोला है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है PQR लिमिटेड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट अमाउंट अनलेस द कंपनी एक्चुअली रिसीव्स इट्स। 10% रेट ऑफ रिकवरी ऑन ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग इज आल्सो एन estimate based on previous record and is not certain, hence the company is advised to recognize interest receivable only on received basis। अच्छा यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं था बोल रहा है, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। सर्टेनिटी नहीं था, क्या बोला था यहाँ पर? वन ऑफ द कंडीशन ये बोला है फॉर डिलेड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 द कंपनी वांट टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल। डू यू एग्री? अच्छा एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल बोला है, तो यहाँ अनसर्टेनिटी तो कुछ ठीक है, हम और एक बार देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी तो कुछ बोल रहा है कि कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट, लेकिन ऊपर बोला है कि अगर कोई सर्टेनिटी नहीं है तो अनसर्टेनिटी नहीं है तो आराम से रिकॉर्ड कर सकता है। फिर बोल रहा है कैन नॉट रिकॉग्नाइज अनलेस द कंपनी एक्चुअली रिसीव्स 10% रेट ऑफ रिकवरी। हाँ एक्चुअली देखो ये ऊपर वाला क्या बोल रहा है, हम लोग एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब रिसिप्ट हो जाएगा, ये देखो जब रिसिप्ट होगा, देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को वही चीज सिखाया था। देखो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग 7 मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट बोल के, और जब रिसिप्ट हो जाएगा तब हम लोग उसको वहां पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरा रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो यहाँ लिखने का तरीका एक बार देखो फिर से क्या बोल रखा है हम लोग को, यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ते हैं। एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन वेयर द एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग। अगर हमें अनसर्टेनिटी लग रहा है, रेजिंग एनी क्लेम फॉर एस्केलेशन, कोई भी रीजन हो, एस्केलेशन ऑफ प्राइस, एक्सपोर्ट, इंसेंटिव्स, इंटरेस्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। इन सच केस इट मे बी एप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली। बोल रहा है कि तभी एप्रोप्रिएट होगा रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. Where there is no uncertainty as to ultimate collection, revenue is recognized at the time of sale or rendering of services even though payments are made by installment। ये कौन से चीज का लिए बोला है पता है? ये बोला है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिक रहा है ना, एग्रीकल्चरल कुछ बोला है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो जो बिक रहा है उसके लिए बोल रहा है। तो जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बेच दिया उसका रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये पहला पैरा वो बोल रहा है। ठीक है, पहला पैरा बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो बेच रहे हो अगर उसके कलेक्शन में कोई किसी भी तरीके का अनसर्टेनिटी नहीं है तो आराम से उसे रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, ये 2 पार्ट में आंसर देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो बेचा है। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है इसके बारे में बोल रहा है, यहां पढ़ के देखो, बोल रहा है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल। बोल रहा है कि एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना चाहता है, वो बात सही है कि नहीं? तो उसके लिए क्या आंसर दिया है वो एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो ये देखो ये जो है ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट के लिए ये वाला पैरा है। बोल रहा है 10 PQR लिमिटेड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट अमाउंट अनलेस द कंपनी एक्चुअली रिसीव इट। 10% रेट ऑफ रिकवरी ऑन ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग इज आल्सो एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड
एंड इज नॉट सर्टेन, बोल रहा है कि ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे बेस्ड है, ये सर्टेन नहीं है, हेंस द कंपनी इज एडवाइज टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। तो पैरा तो मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोग को भी समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रिकॉर्ड मत करो क्योंकि इस पे सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि 10% का रिकवरी जो है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे है, जो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग के अनुसार है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है जब मिलेगा तभी रिकॉर्ड करो। अब ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, ये हमें क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आता है, चलो देखो एक बार। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर मुझे लग रहा है। सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू डीलर, one of the condition is that interest is at the rate of 2% per month for delayed payment. Percentage of interest rate recovery is only 10% on such overdue outstanding due to various reasons. During the year 2001-2002, the company wants to recognize the entire interest receivable. अच्छा देखो, ये entire interest receivable बोल रहा है, यहाँ पर ही पॉइंट है, देखो मतलब पूरे एक साल का दिया है, ठीक है। और ये अगर देखो तो 5 मंथ्स का ही हो रहा है, 10% का मतलब तो 5 मंथ्स का ही हो रहा है। अब ये पूरे साल भर में बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसीलिए उसको ना एस्टिमेटेड बेसिस बताया है कि 2% पर मंथ करके बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवर ड्यू। मतलब ये एस्टिमेटेड हो गया ना, लैंग्वेज देखो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवर ड्यू। नॉर्मली इस तरीके के ओवर ड्यू पे अलग अलग रीजन से जो ओवर ड्यू हो जाता है, इसकी वजह से इंटरेस्ट जो है सिर्फ 10% करके रिकवरी होता है नॉर्मली, तो उसी बेसिस पे ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेकिन इस बार एक्चुअली कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया गया है, ठीक है, उसका पता नहीं है, तो ये एस्टिमेशन है। मैंने लैंग्वेज जो है वो ठीक से देखा नहीं, देखो ये हमें जो है लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली, नॉर्मली ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला एस्टिमेट है कि ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, और ये बेस बता दिया है कि 2%, तो उसके हिसाब से ये 5 मंथ्स का दिख रहा है। लेकिन 2001-2002 में कितना है वो हमें नहीं बताया है, इसीलिए बोल रहा है कि इसको रिकॉर्ड मत करो क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे है, जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसीलिए बोला है। तो वहां पर जो लैंग्वेज है ना उसके बेसिस पे ही हमें समझ के आंसर देना है, मतलब क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है, ठीक है, तभी हम लोग आंसर सही दे पाएंगे। और प्रोडक्ट का रिकॉर्डिंग सही था कि प्रोडक्ट का सेल तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे अगर हमारे पास कोई अनसर्टिनिटी नहीं है इसके कलेक्शन को लेकर, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल है वो हम तुम लोग को फटाफट बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग AS5 शुरू करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 यहाँ पर बोला है, देखो एंटिटी XY सेल्स मशीन बीइंग यूज्ड एट इट्स फैक्ट्री एट अ प्राइस ऑफ 2 लाख। XY ने एक मशीन बेच दिया है कितने का, 2 लाख का, जो उसके फैक्ट्री में वो खुद यूज करता था, मतलब अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन 1.80 लाख, मतलब मशीन को डिप्रिशिएट करने के बाद उसका वैल्यू बना है 1.80 lakh. The sale of the machine does not increase the revenue of XY but is an example of capital receipt. ये एग्जाम्पल है ना, तो इसमें पूछा नहीं, आंसर के साथ ही पूरा केस स्टडी दे दिया। बोल रहा है कि XY लिमिटेड को जो रेवेन्यू मिला, तो ये हम लोग रेवेन्यू जनरेट हुआ ना, हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग कैश फ्लो में भी देख रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट 1.8, ये कैरिंग वैल्यू बोला है, कितने में बेचा है मशीन वो तो नहीं दिख रहा है मुझे। Does not take place the normal course of business, such gain on sale is recognized as a part of profit and loss। अच्छा तो इतने में ही बेचा है बोल रहा है, ठीक है, ये देखो क्योंकि ये माइनस कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1.8 लाख, यहाँ पर बोल रहा है जो मशीन बिक गया है वो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है, क्योंकि वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डे टू डे के बिजनेस से जो अर्निंग होता है, जो तुम लोग ऑपरेटिंग इनकम में लिखते हो, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट बेच दिया। तो वही बोल रहा है कि ये हमारे रेवेन्यू को, डे टू डे के इनकम को इंक्रीज नहीं कर सकता, ये कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, कोई अपना फिक्स्ड एसेट डेली डेली नहीं बेचता है, 3-4 साल में एक बार बेच सकता है, ठीक है। सच
गेन ऑन सेल ऑफ 20,000। अब बोल रहा है ये गेन है क्योंकि फैक्ट्री में जो मशीन था वो 2 लाख का था और कैरिंग वैल्यू था 1.80 लाख। अब बेचा होगा 2 लाख में, ऐसे ही होगा, तभी ये गेन मान रहा है। तो इज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो बोल रहा है कि ये मशीन को बेच के जो भी गेन या लॉस होगा वो हम लोग कहाँ लिख देंगे, गेन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे। बट ये मेन पॉइंट ये है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एसटी लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर। एसटी लिमिटेड क्या है, रियल एस्टेट के काम करते हैं। इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज। इनका काम ही है प्रॉपर्टीज बनाना फिर उसको बेचना। इन 2001 एसटी लिमिटेड परचेज्ड अ यूनिट ऑफ लैंड फॉर 150 करोड़। इन्होंने एक लैंड खरीद लिया 150 करोड़ में। इट सोल्ड ऑफ दैट लैंड आफ्टर फ्यू मंथ्स एट ए प्राइस ऑफ 240 करोड़। और कुछ दिन बाद उस लैंड को जो है 240 करोड़ में उन्होंने बेच दिया, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखो अगर कोई रियल एस्टेट सेलर है और उसने अपना एक जमीन खरीदा 150 करोड़ में और उसको बेच दिया 240 करोड़ में, मुझे बोलो तो ये उसका जो सेल है ये रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का मतलब जो डे टू डे का बिजनेस नहीं होता है, रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे का होता है। तो बोलो ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, क्या लगता है? हाँ बोलो। मैम कैपिटल नेचर। नहीं, कैपिटल नेचर तो नहीं होगा, रेवेन्यू नेचर होगा, क्योंकि ये तो रियल एस्टेट डीलर है। तो जो रियल एस्टेट डीलर है उसके लिए इस तरीके का काम करना क्या होगा, बोलो। हाँ वो तो रोज ही करता है, हाँ फिर और हाँ, रेवेन्यू। तो इसका मतलब रेवेन्यू होगा। इन द अबव केस द सेल ऑफ लैंड इज ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो तो रियल एस्टेट का काम करता है, एज ही इज ए रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर। प्रॉपर्टीज विल बी एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, उसके लिए इस तरीके का चीज उसका स्टॉक है। जैसे अगर मैंने कार खरीद लिया, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, लेकिन जिस शोरूम में जाके मैंने कार खरीदा उस गाड़ी के शोरूम के जो मालिक है उनके लिए वो सारा गाड़ी स्टॉक होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है हेंस इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रेवेन्यू ऑफ 240 करोड़ व्हेन द लैंड इज सोल्ड। तो जब वो जमीन बेच देंगे तब उसको रेवेन्यू इनकम बोल के आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक जमीन खरीद के बेचते हैं तो मेरे लिए वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि जमीन खरीदना बेचना तो मेरा काम है नहीं, ठीक है। मेरा काम है सर्विस सेक्टर वाला, ठीक है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो टीचिंग से मुझे जो आता है वो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 3 देखो, डीएल लिमिटेड ए फार्मा कंपनी हैज बीन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन न्यू मेडिसिन, ठीक है। तो इनका ये क्या कर रहे हैं कि एक न्यू मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन है क्या कंपनी, फार्मा कंपनी, ठीक है। सिंस last 2 years to increase the immunity level of the people consuming it without any side effect। वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि ये मेडिसिन लेने वाले लोगों का इम्यूनिटी और भी बढ़ जाए और इनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। ड्यूरिंग द करेंट ईयर इट डिसाइड टू सेल द आउटकम ऑफ द रिसर्च अंडरटेकन सो फार टू अनदर कंपिटिटर। तो ये बोल रहे हैं कि ये क्या करेंगे ना, इस रिसर्च को अपनी किसी कंपिटिटर को बेच रहे हैं। जीएच लिमिटेड बोल के इनका जो कंपिटिटर है, मतलब वो भी कोई फार्मा कंपनी ही होगा। तो डीएल लिमिटेड ने अपने रिसर्च को बेच दिया जीएच लिमिटेड को, जो उसका कंपिटिटर था 50 करोड़ में। डीएल हैज ऑलरेडी इनकर्ड 30 करोड़ ऑन द ऑनगोइंग रिसर्च, और ये रिसर्च पे इनका खर्चा हुआ था 30 करोड़, और उस रिसर्च को इन्होंने 50 करोड़ में बेच डाला जीएच लिमिटेड को। तो ये जो सेल हुआ ये एक तरीके का सेल ही तो हुआ, अपने रिसर्च को बेच देना। तो डीएल लिमिटेड के लिए ये जो सेल हुआ ये रेवेन्यू है कि कैपिटल नेचर का है, बताओ। तो इनके बिजनेस के नेचर को देख के तुम लोग को बताना चाहिए। फार्मा कंपनी का मतलब पता है, फार्मा कंपनी का मतलब जो मेडिसिन बनाती है। थोड़ा सा सोच लो, रेवेन्यू होगा कि कैपिटल होगा, क्योंकि फार्मा कंपनी मेडिसिन बनाती है। फिर रिसर्च, मैम रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू तब होगा अगर रिसर्च करना उनका डे टू डे का काम है। फार्मा कंपनी का काम लेकिन रिसर्च करना नहीं है। वो कर रही है अलग बात है, ठीक है, वो कर रही है अलग बात है, लेकिन
जैसे मान लो मेरा काम है किसी स्टडी मटेरियल को रेफर करके पढ़ाना, लेकिन बुक लिखना मेरा काम नहीं है, ठीक है। टीचर है तो क्या हुआ, हम नॉर्मली बुक्स वाला, हम ऑथर नहीं है, ठीक है, हम लिखते नहीं है, बुक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम बुक्स भी लिख रहे हैं, तो वैसे ही फार्मा कंपनी का काम क्या है ना, जो है प्रोडक्ट बना के बेच देती है, ठीक है। अब बना के भी बेच सकती है, और ट्रेडर की तरह है तो किसी और से लेके बेच सकती है। तो नॉर्मली फार्मा कंपनी जो है वो रिसर्च का काम नहीं करती है, लेकिन ये कर रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? फार्मा कंपनी का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि फार्मा है तो इसका मतलब रिसर्च करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। फार्मा कंपनी रिसर्च करेगा ही करेगा, ठीक है। तो तुम लोग फार्मा कंपनी का अगर डेफिनेशन, मतलब फार्मा कंपनी के बारे में अगर सोचोगे ना कि फार्मा कंपनी क्या होता है, तो तुम लोग आंसर सही दे पाओ। बोलो क्या होगा फिर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, इन द अबव एग्जांपल द सेल ऑफ रिसर्च फाइंडिंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन रेवेन्यू। दिस इज बिकॉज डीएल लिमिटेड बिजनेस इज नॉट टू सेल द रिसर्च फाइंडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो एक्चुअली रिसर्च कर सकती है, लेकिन रिसर्च बेचना उसका काम नहीं है। रिसर्च भी कर सकती है, चलो फार्मा कंपनी में डेफिनेशन में रिसर्च भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, मेडिसिन बेचना, ना कि रिसर्च बेचना। सोचो, मेरा काम है टीचिंग के थ्रू से सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, लेकिन बुक्स बेचना मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम बुक्स लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, मुझे अगर टैलेंट है तो हम लिख सकते हैं, जो कि है नहीं मुझ में, चलो वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो लिख सकता है। लेकिन मेरा डे टू डे का काम क्या है भाई, पढ़ाना, ठीक है। हम बुक जो है लिख भी लेते हैं, तो बुक्स बेचना मेरा डे टू डे का काम नहीं है, ठीक है। तो सेल ऑफ रिसर्च जो इन्होंने किया वो कर सकती है, लेकिन वो डे टू डे का है नहीं ना, वो मेडिसिन बेचती है। दिस इज बिकॉज ये जो है देखो, रिसर्च जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेचती है, ऐसा थोड़ी कि रिसर्च ही डे टू डे बेच रही है, तब होता है उसका रेवेन्यू। द अमाउंट ऑफ 50 करोड़ ये क्या हो जाएगा, अदर इनकम में जाएगा, मतलब कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट होगा। या फिर तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो तो पीएल में अदर इनकम जाएगा। अगर मेरा डे टू डे का इनकम होता है वो ट्रेडिंग में बाई सेल बोल के आता है, तो ये डीएल लिमिटेड जो फार्मा कंपनी, इसका अगर तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाओगे ना, तो ट्रेडिंग में बाई सेल बोल के जो दिखाओगे वो तो मेडिसिन का सेल दिखाओगे, और रिसर्च बेच के जो मिला ना बाई सेलिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है, वो तुम लोग को पीएल में दिखाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अदर इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वही होता है जो मेरा इनकम रेवेन्यू वाला नहीं होता है, वही मेरा नॉन ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये देख लेना है कि कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम किस चीज का कर रही है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर देखो एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कि ट्रिप डील इज अ वेबसाइट दैट अलाउ पीपल टू बुक एयरलाइन टिकट, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऑनलाइन पे सारी चीज को बुक करते हैं ना, तो ये भी देखो ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर जाके लोग एयरलाइंस का टिकट बुक कर सकते हैं। एज पार्ट ऑफ द बिजनेस इट एग्रीज टू बाई 100 टिकट फ्रॉम एन एयरलाइन ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड रीसेल दोस टिकट्स टू कस्टमर। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग जो है एयरलाइन से ही टिकट खुद खरीद ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो सारे टिकट कस्टमर, मतलब कस्टमर डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाके एयरलाइन का टिकट नहीं खरीद रहा है, इन्होंने पहले से ही एयरलाइन का टिकट खरीद लिया, इनके पास होगा स्टॉक टिकट का। फिर कस्टमर को ये लोग बेच रहे हैं, जो जहां जाएगा इनके पास जो अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से। हाउएवर ट्रिप डील बियर्स द लॉस फॉर एनी अनसोल्ड टिकट। अगर कोई टिकट नहीं बिका तो उसका लॉस कौन बियर करेगा, ट्रिप डील खुद बियर करेगा। इन द अबव एग्जांपल द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटिंग टू टिकट्स आर बोर्ड बाय ट्रिप डील, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि जो भी रिस्क या रिवॉर्ड है वो कौन बियर करेगा, ट्रिप डील, ठीक है। हेंस सेल्स मेड फॉर टिकट्स विल बी फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फिर ट्रिप डील का सेल करके, टिकट सेल करके कस्टमर को जो पैसा आएगा वो उसका कैसा इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि टिकट बेचना ही तो उसका काम है, उसके प्लेटफॉर्म को लोग यूज ही करते हैं टिकट खरीदने के लिए। एनी अनसोल्ड टिकट विल बी चार्ज्ड एज लॉस बाय द एंटिटी। अगर कोई टिकट बिका नहीं तो वो लॉस बाय एंटिटी
हो जाएगा, मतलब ट्रिप डील का लॉस होगा। बेसिकली ट्रिप डील जो टिकट बेचने का कंसेप्ट लाया है वो उसके लिए फुल्ली रेवेन्यू इनकम है, ठीक है, और जो नहीं बेच पाएगा वो उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि टिकट का वैलिडिटी होता है तो वो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए लॉस बोल रहा है। तो ये इनका जो वेबसाइट है वो टिकट बेचने का ही काम करता है, तो टिकट बेचने से रिलेटेड सारे इनकम या लॉस जो भी होगा वो हम लोग का रेवेन्यू होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 5th नंबर वाले एग्जाम्पल में चले। ये रहा, ठीक है, देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि XY लिमिटेड सेल्स गुड्स 50 लाख ऑन 20th February टू AB लिमिटेड। AB लिमिटेड इज फेसिंग स्टोरेज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट एट देयर वेयर हाउस। आप देखो, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। XY ने AB लिमिटेड को कुछ सेल कर दिया है प्रोडक्ट अपना, ठीक है, कितने का, 50 लाख का, ठीक है। कब किया है, बोल रहा है 50 लाख का किया है 20th February को 2001 को। अब AB लिमिटेड के पास ना रखने का जगह नहीं है। AB लिमिटेड कौन है, कस्टमर है, वो बोल रहे हैं ना मेरे वेयर हाउस में ना अभी रखने का जगह नहीं है। AB लिमिटेड इंस्ट्रक्ट XY लिमिटेड टू होल्ड द गुड्स एट XY लिमिटेड वेयर हाउस एंड अरेंज फॉर डिलीवरी ऑन 15th मार्च। बोल रहे हैं ना कुछ दिन रुक जाओ, 15th मार्च को मुझे प्रोडक्ट डिलीवरी करिएगा, ठीक है। हाउएवर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द सोल्ड गुड्स आर डीम्ड ट्रांसफर टू AB लिमिटेड। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बेचा गया है उसके साथ जुड़े हुए रिस्क, रिवॉर्ड या फिर ओनरशिप जो भी बोलो, सारी चीज ट्रांसफर हो चुके हैं AB लिमिटेड को। तो अब क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या XY लिमिटेड को सेल रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए और कब करना चाहिए। सेल रिकॉग्नाइज्ड होगा मतलब डिलीवरी के पहले या नहीं होगा, और होगा तो कौन से डेट पे होगा। अभी किया था हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, बोलो होगा कि नहीं होगा। रेवेन्यू सेल, हाँ रेवेन्यू मैम रिकॉर्ड होगा। होगा, ठीक है, और कौन से डेट को होगा, 20th Feb को ही हो जाना चाहिए, देखो। हाँ मैम, जब सेल किया है 20th Feb को। हाँ हाँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिलेड एट रिक्वेस्ट ऑफ बायर। बायर के रिक्वेस्ट पे हुआ है। XY लिमिटेड कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर सेल ऑन 20th February प्रोवाइडेड दैट द गुड्स सोल्ड टू AB लिमिटेड आर हेल्ड इन XY लिमिटेड वेयर हाउस सेपरेटली एंड आर नॉट क्लब्ड विद अदर इन्वेंट्री। यहाँ एक पॉइंट जोड़ दिया, बोले भाई इसका स्टॉक ना अलग से रखो, बाकी लोगों के स्टॉक के साथ मिला मत दो, ठीक है। वो तो देखो वैसे भी उनको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर स्टॉक ट्रांसफर कैसे करेगा। तो बोल रहे हैं कि मतलब एक साथ मिला के मत रखो, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन से कस्टमर का कौन सा प्रोडक्ट है। ये तो एक नॉर्मल बात है। तो बोल रहा है कि वेयर हाउस में सेपरेटली उसे रखो, क्लब्ड मत कर दो, मतलब जोड़ मत दो दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ, यही बोला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 6। क्या बोल रहा है, मेसर्स XY सेल्स गुड्स 5 लाख ऑन 30th March 2001 टू मेसर्स FT अंडर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। बोल रहा है कि XY ने गुड्स बेचा है 5 लाख का 30th March को मेसर्स FT को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है। इसका भी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को कंसेप्ट बोला। अंडर द एग्रीमेंट अरेंजमेंट FT कैन रिटर्न द गुड्स बैक टू XY विद इन 3 months। अच्छा, कंडीशन क्या है कि गुड्स बेच दिया, 3 months के अंदर चाहे तो रिटर्न कर सकता है, अगर पसंद नहीं आया, पसंद आया तो रख सकता है। XY कैन नॉट रीजनेबली determine whether FT will give the acceptance of goods before the expiry of 3 months। तो XY जो है वो रीजनेबली ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि FT लिमिटेड विल गिव द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 months। अब XY बोल रहे हैं कि 3 months एक्सपायर होने के पहले हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर, एक होता है ना कि कस्टमर से एक मतलब उनके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि पसंद आ गया नहीं आ गया, रखेंगे कि नहीं। बोल रहे हम ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि 3 months एक्सपायरी होने के पहले मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि FT वो प्रोडक्ट रखेगा कि नहीं रखेगा, ठीक है। तो फिर क्या XY को रेवेन्यू 5 लाख का रिकॉर्ड करना चाहिए 30th March, जिस दिन सेल हुआ 30th March 2001। अब ये क्यों पता, इतना दिमाग लगा रहे अपना, इनका ईयर एंड होने को आ रहा है ना कुछ दिन बाद, 31 मार्च को तो ईयर एंड होगा, तो इनको तो अपना जो है से मतलब ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ये तो सेल तो कर दिया है इन्होंने, मतलब अप्रूवल बेसिस पे। लेकिन अब ये क्या करे, अब अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो 5 लाख का सेल दिखाए कि नहीं दिखाए, ये सोच रहे हैं। बोलो क्या करना चाहिए। अभी तक 3 months तो एक्सपायर नहीं हुआ है। 3 months कब होगा, नेक्स्ट ईयर को होगा। 30th March है ना, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा 3 months कंप्लीट करने के लिए। तो इनको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैम, नहीं करना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है। वो लोग नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इसीलिए तो अभी नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए रेवेन्यू।
सही है कि रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कभी पढ़े हो तो वहां पर भी वही होता है। और इसीलिए देखो ये अपने ट्रेडिंग में इसको बाई सेल नहीं दिखाएंगे, अगर दिखाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सोच के देखो, अगर हम 5 लाख का सेल दिखाएंगे उसका जीपी भी रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मेरा तो फाइनल अकाउंट गलत शो करेगा ना। क्यों गलत शो करेगा पता है? अगर नेक्स्ट ईयर जाके उन्होंने ना बोल दिया, क्योंकि उनके पास तो टाइम अभी भी है, खत्म नहीं हुआ, तो उनके लिए हाँ ना बोलने का 3 मंथ्स अभी बाकी है। अब अगर मैंने इसको सेल रिकॉर्ड कर दिया तो मेरा तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिखेगा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत, नेट प्रॉफिट गलत, बैलेंस शीट गलत। तो इसीलिए हमें सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का जो रूल्स है वो बोलता है नहीं, आप तभी रिकॉर्ड करो जब अप्रूवल आ जाता है, ठीक है, तभी आप रिकॉर्ड करो। या फिर स्टिपुलेटेड टाइम चला गया, कस्टमर कुछ नहीं बोला, देन ऑल्सो सेल रिकॉर्ड करो, क्योंकि आप और वापस नहीं लेने वाले, जैसे ऑनलाइन में भी होता है, ठीक है। अगर हम लोग बाई चांस डेट स्किप करके चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा ना, क्या करना पड़ेगा, जो है सेल मान लेना पड़ेगा। मतलब जो सेलर है उसके लिए वो सेल हो जाएगा। हम जितना भी चाहे कि हम रिटर्न करेंगे, बोलेंगे आपको तो रिटर्न का टाइम दिया था, आपने वो जो है एक्सपायर कर दिया, तो फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है। अब इस पे रूल्स क्या होता है, देखो रूल्स ये होता है, हम सेल तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट तो खरीदा होगा, मतलब मेरे ट्रेडिंग में टू परचेज के अंदर तो ये प्रोडक्ट भी आया होगा जिसको मैंने 5 लाख का सेल किया, तो उसको मुझे क्या दिखाना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिखाना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना पड़ता है। तो यहाँ पर बोला है अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस XY कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू until the goods are accepted by FT or on completion of 3 months whichever is earlier। मतलब या तो 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाए या 3 मंथ्स के अंदर वो बता दे, जो सिचुएशन सबसे पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तब तक हम लोग इसको इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर। तुम लोग चाहो तो ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर, ठीक है। इसी में पूरा वो अकाउंटिंग बेस्ड है। अच्छा, एग्जाम्पल 7, इसमें क्या बोला है, ऑन 1st of Jan 2001 मेसर्स केजे सेल्स गुड्स एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 5 लाख टू मेसर्स टीएच। तो मेसर्स केजे ने गुड्स बेचा है 5 लाख का मेसर्स टीएच को। एट द टाइम ऑफ सेल मेसर्स केजे हैज एग्रीड टू परचेज द गुड्स बैक फ्रॉम MSTH ऑन 31st March एट द प्राइस ऑफ 6 लाख। ये कैसा ट्रांजैक्शन है, देखो पहले तो केजे ने सेल किया किसको, एमएस को, ठीक है, कितने में, 5 लाख में। अब ये जब सेल हुआ तब इनमें एक कंडीशन हुआ था, ठीक है। क्या कंडीशन हुआ था कि ये इसने सेल किया, अब ये जो है इससे परचेस करेगा, मतलब केजे ने सेल किया एमएस को, फिर एमएस सेल करेगा केजी को कितने में, वही वाला प्रोडक्ट 7 लाख में, ठीक है। मतलब बेसिकली बोल सकते हो ये एक लोन जैसा सिस्टम हो गया कि मैंने 5 लाख किसी को दिया और जब रिटर्न लेंगे तो 6 लाख लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो बोरोइंग है ये हम लोग का, ये देखो सेल के या रीपर्चेज एग्रीमेंट के अंडर हुआ, ठीक है। मतलब सिंपल पैसा लेना देना नहीं हुआ, थ्रू प्रोडक्ट पैसा लेना देना हुआ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कैसे करके हम लोग इसका अकाउंटिंग करेंगे। तो देखो किसके बुक्स में करने बोला है, केजे। तो केजे ने पहले सेल किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके पास पैसा आया 5 लाख टू सेल बोल के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये कैसा है, ये वन टाइप ऑफ बोरोइंग है अंडर द सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो इसको बोला जाता है लोन फ्रॉम मेसर्स टीएच, तो हम लोग इसको लोन दिखाएंगे, ठीक है। फिर केजे क्या करेगा, केजे जब इस प्रोडक्ट को बेच दिया, अब मेसर्स जो एमएस जो है वो इससे फिर से परचेज करेगा और ये इंटरेस्ट भी लेगा। ये देखो क्या दिखाया, देखो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये 5 लाख में बेचा था, खरीदेगा 6 लाख में। हमें केजी के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 लाख, क्योंकि 5 लाख का 6 लाख हो गया, टू लोन फ्रॉम मेसर्स टीएच, ठीक है। अब 31 मार्च को पेमेंट करेगा, क्या करेगा, लोन फ्रॉम मेसर्स टीएच टू बैंक, ठीक है। तो जैसे लोन का एंट्री होता है, 5 लाख का लोन लिया, 1 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हुआ और उसके बाद जो है इंटरेस्ट के साथ लोन अमाउंट पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स मतलब परचेज वाला कोई एंट्री नहीं आएगा। ये एक अच्छा कोई एग्जाम्पल था, ऐसा क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 8 जो कि शायद लास्ट एग्जाम्पल, इसमें बोला है इन द ईयर 2001-2002 XYZ सप्लाइड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू ABC। XYZ ने कंसाइनमेंट में ABC को गुड्स ट्रांसफर किया है, तो ये बन जाते हैं कंसाइनर, ठीक है, और ये बन जाते हैं कंसाइनी।
मतलब जो एजेंट है। ए रिटेल आउटलेट वर्थ 10 लाख एज पर द टर्म एबीसी विल ओनली पे XYZ फॉर द गुड्स विच आर सोल्ड बाय देम टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन्होंने कितने का गुड्स ट्रांसफर किया, 10 लाख, और टर्म्स कंडीशन क्या है, एबीसी को क्या विल ओनली पे XYZ, एबीसी XYZ को कितना पैसा दे सकता है, ऑब्वियस सा बात है जितना वो सेल कर पाएगा, जो प्रोडक्ट वो बेच पाएगा थर्ड पार्टी को, वही बोला है, नहीं तो वो कहाँ से पैसा देगा, वो तो एजेंट है, वो गुड्स रख रहा है, गुड्स बेचेगा, अगर बेच पाया पैसा आएगा वो दे देगा XYZ को, रेस्ट ऑफ द गुड्स कैन बी रिटर्न बैक टू XYZ, और जो नहीं बेच पाएगा वापस कर देगा, एंड एबीसी विल नॉट हैव एनी फर्दर लाइबिलिटी फॉर दिस गुड्स, यही कंसाइनमेंट का रूल्स होता है, एबीसी का कोई लाइबिलिटी नहीं है, गुड्स खराब हो, मतलब जो भी हो, मतलब मान लो कोई डैमेज वगैरह हो गया, सारे जो, क्योंकि ओनरशिप कंसाइनर का है तो सारा रिस्क रिवॉर्ड लॉस जो है वो कंसाइनर का ही होता है जब तक थर्ड पार्टी को नहीं बेच दिया जाए। ठीक है, यही बोला है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है during the year 2001-2002 ABC has sold goods 5,50,000। अब ABC ने क्या किया है, 5,50,000 का गुड्स बेच दिया है, कौन से ईयर में, 2001-2002 में। ठीक है, ओनली, एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द स्टोर विच मे गेट सोल्ड बाय नेक्स्ट ईयर, और बाकी गुड्स बोल रहा है नेक्स्ट ईयर बिकेगा तो बिक जाएगा। एडवाइस XYZ हाउ मच रेवेन्यू इट कैन रिकॉग्नाइज इन इट्स बुक्स पीरियड 2001-2002, जो कंसाइनर है उसको कितना सेल रिकॉर्ड करना चाहिए ये हमें पूछ रहा है, बता सकते हो कितना सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए 2001-2002 में, टोटल हम ट्रांसफर। क्योंकि 5,50,000 ही सोल्ड हुआ है और बाकी अभी तक सोल्ड नहीं हुआ है और नहीं भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर, तो वो एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन 5,50,000 तक सोल्ड हुआ है तो 5,50,000 ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, 2001-2002 में ओनली 5,50,000 का सेल रिकॉग्नाइज हम लोग करेंगे, बाकी को दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी फॉर द ईयर 2001-2002, नेक्स्ट ईयर जब बिकेगा तब का तब देखा जाएगा। एज पर AS9 कंसाइनमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑन जस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी, देयरफॉर कैन रिकॉग्नाइज ओनली 5,50,000। ठीक है, तो तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, यहाँ जो लिखा हुआ है उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पर बोल रहा है कंसाइनमेंट के केस में रिस्क रिवॉर्ड आर नॉट ट्रांसफर टू कस्टमर ऑन जस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, मतलब कस्टमर को डिलीवरी कर दिया गुड्स तो हम लोग नहीं बोल सकते कि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, मतलब जब तक हमारा सेल नहीं हो जाता है। नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पर सीधा बात ये है कि एबीसी को ट्रांसफर करना सेल नहीं होता है। ठीक है, एबीसी जब किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा तो ही वो सेल होता है, यही चीज बोलना चाहा है, तो इसके हिसाब से हमें 5,50,000 का सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, बाकी तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी देखो मैंने एग्जाम्पल, और मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी बाकी है, हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है आज नया वाला एएस जो स्टार्ट करेंगे दैट इज AS5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। AS5 का हेडिंग, AS5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ठीक है, अच्छा AS5 का पूरा नाम जो है वो लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, इसमें लिखो नेट प्रॉफिट फॉर, सॉरी नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, कॉमा देके प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये है एस का नाम, काफी बड़ा है। ठीक है, यही हम लोग के इस एस का नाम है। ठीक है, तो तुम लोग ये लिखो, हम एक सेकेंड होल्ड
ठीक है, तो देखो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो लिखा हुआ है ना, इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा बहुत AS1 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि वो AS5 में ऑलरेडी कवर होगा। ठीक है, चलो, तो ये जस्ट मैंने एक बार याद दिलाया जिन्होंने किया हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसीज ये लैंग्वेज तुम लोगों ने AS1 में सुना है, ठीक है। अब इस पे लिखना स्टार्ट करना है हम लोग को। द ऑब्जेक्टिव of AS5 is to prescribe the classification। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, उसको हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, और अगर दूसरा कलर वाला पेन नहीं है कोई बात नहीं, नीचे लाइन लगा दो, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड disclosure of certain item, disclosure of certain items in the स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को नाम SPL लिख रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा लैंग्वेज बार बार लिखने से टाइम जाएगा। तुम लोग एक बार लिख लो याद रखने के लिए। SPL का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सो दैट ऑल एंटरप्राइजेस prepared and presented such statement on a uniform basis। on a uniform basis, ब्रैकेट में लिखो दिस एस, फिर से थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दिस एस डज नॉट डील विथ द टैक्स implications। ठीक है, बताते हैं। देखो ये जो इतना बड़ा डेटा लिखा हुआ है ना, वो तो एएस का नाम है। हर एक एएस का अपना नाम होता है। जैसे इसके पहले वाला एएस का नाम था रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हम लोग रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर बोला है क्या चीज के बारे में एएस है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, किसी एक पीरियड का प्रॉफिट या लॉस। प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम का मतलब होता है कि प्रीवियस पीरियड का कोई आइटम, ठीक है। एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट नेट प्लस प्रायर पीरियड का कोई आइटम या अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कोई चेंजेस होता है तो AS5 में उसके बारे में हमें क्या बताया है, ठीक है। पहले क्या बोला है, देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS5 इज टू प्रेस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि ये जो एस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग क्लासिफाई करना सीखेंगे और सर्टेन आइटम को डिस्क्लोज करना सीखेंगे। कुछ आइटम का क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे और उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज मतलब कैसे दिखाना है, ठीक है, वो हमें सीखना पड़ेगा। कहां पर डिस्क्लोज का बात हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी का। so that all enterprises prepared and presented such statement on a uniform basis, ठीक है। अब यूनिफॉर्म बेसिस की होता है एस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसीलिए बना हुआ है क्योंकि एक लॉ है, रूल्स है, तो वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा ताकि सभी का पीएल जो है वो प्रेजेंट कैसे हो, एक यूनिफॉर्म बेसिस पे प्रेजेंट हो, ठीक है। दिस एज डज नॉट डील विद द टैक्स इम्प्लीकेशंस, मतलब ये जो सर्टेन आइटम्स है ना जो हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं और डिस्क्लोज करने वाले हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, वो सारे आइटम पे कैसे टैक्स अप्लाई होगा उसके बारे में ये एस हमें कुछ नहीं बताता है, वो हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी सीधा बात है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ स्पेसिफिक आइटम को हमें क्लासिफाई करना है, डिस्क्लोज करना सीखना है। जो कैसे करना है AS5 हमें बताएगा, ताकि इस चीज को फॉलो करके सभी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूनिफॉर्म बेसिस पे बना सके। लेकिन उन आइटम पे टैक्स का इम्प्लीकेशंस के बारे में ये AS5 हमें कुछ नहीं बताता है, ठीक है। अब बात हो गया कि सर्टेन आइटम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखो सर्टेन आइटम, इसका मतलब क्या, सर्टेन आइटम्स क्या है, क्या इसके बारे में एएस ने कोई गाइडलाइंस दिया है? हाँ दिया है। मेनली हम लोग तीन चीजों को सर्टेन आइटम बोल सकते हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तुम लोग पढ़ते हो ना कैश फ्लो में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको कवर करके लिखो AS5। और ये जो है, क्या ये AS5 के अंदर नहीं आता है? आता है। इसका थोड़ा सा यहाँ पर अलग लिखेंगे, लिखो दिस इज नॉट गिवन एज पर AS5 but all are using it, all are using लिख दिया मैंने गलती से, but we are using it just for अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बताते हैं मैंने क्या लिखा, ठीक है। देखो, वैसे सर्टेन आइटम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको अलग से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से जो हम लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा बिजनेस में, उसको हम लोग अलग से क्लासिफाई करेंगे। और एक्सेप्शनल आइटम्स को अलग से क्लासिफाई करेंगे। ये जो एक्सेप्शनल आइटम्स है ना, ये AS5 में डायरेक्टली कुछ बोला हुआ नहीं है, बट इसको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब रहा बात कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम बताएंगे, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि क्लासिफाई करना है, कैसे क्लासिफाई का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर एक छोटा सा देते हैं। जैसे मान लो एक PL है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया। मान लो बिजनेस का नेट प्रॉफिट आया 2 लाख। अब मैंने यहाँ पर लिखा बाई इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग मान लो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, सपोज करो कि 3 लाख, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरा बिजनेस का इनकम 2 लाख है, तो फिर उसके हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे, सोचोगे कि मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से 2 लाख का इनकम है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया कि मेरा सेल ऑफ बिल्डिंग से 3 लाख का इनकम है, सेल ऑफ बिल्डिंग, मान बिल्डिंग मेरा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, जिसको मैंने बेच दिया, बेच के मुझे 3 लाख इनकम हुआ। तो वैसे ही तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये नेट प्रॉफिट जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से पूरा आया हुआ नहीं है, ठीक है। उसमें से तो 3 लाख का तो मेरा बिल्डिंग का ही इनकम है। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे बिजनेस में उतना इनकम हुआ ही नहीं इस बार, ठीक है। लेकिन ये सेट ऑफ होके यहाँ पर 2 लाख दिख रहा है। मतलब ये देखो, यहाँ 3 लाख का मेरा बिल्डिंग इनकम है, वो यहाँ इंक्लूड हुआ। इसका मतलब मेरा लॉस हुआ होगा। सोच के देखो, जब जीपी आया होगा, जीपी ट्रांसफर ये एड वेड करके लेस करके 2 लाख आया। अब मेरा बिल्डिंग का ही इनकम 3 लाख था, तो नेट प्रॉफिट तो उससे ज्यादा आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से इनकम नहीं है, और ये मेरा क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से इनकम है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम का मतलब हो गया कि जो मेरे बिजनेस के डे टू डे के इनकम से आता है, वो होता है मेरा ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और इस तरीके का जो आइटम है ना, जो पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके का, ठीक है, तो ये मेरे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में नहीं आता है, ठीक है। अब बात ये है कि फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है कि एक्सेप्शनल में आता है, उसी का क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आएगा कि एक्सेप्शनल में आएगा, ठीक है। तो ये देखो, इसके लिए इसके आगे हम लोग को लिखना है, लिखो पीएल फॉर द पीरियड, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड। इसमें हमें 4 पॉइंट लिखना है। एक है ऑर्डिनरी आइटम, किसी भी एक पीरियड में पीएल में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग, हम ये इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और यहां पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल, देखो आज के डेट पे तो पीएल मतलब ट्रेडिंग पीएल इंक्लूडेड होता है, चाहे वो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो या जो भी हो। तो बोल रहे हैं पीएल में हम लोग किस तरीके के इनकम को दिखाते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी सेल से जो आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से दिखाते हैं, प्रायर पीरियड भी दिखाते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सारी चीजों को कवर करना है हमें एएस 5 में, ठीक है। तो हम एक एक करके बताते हैं, जिसमें से ऑर्डिनरी आइटम के लिए हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी आइटम तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर कोई मान लो कि गाड़ी का सेलर है, ठीक है, मतलब गाड़ी बेचना उसका काम है, तो उसका ऑर्डिनरी आइटम वो सेल ऑफ कार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कार उसका फिक्स्ड एसेट है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी आइटम का लिस्ट देखो, ये कोई भी चीजों का हम लिस्ट नहीं दे सकते, हम सिर्फ समझा सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो तो काफी कुछ हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी कर सकता है। हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है या फिर इन सब में से कुछ एक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी का कोई भी चीज हमें नहीं पढ़ना है, मतलब उसका कोई लिस्ट वगैरह नहीं लगाना है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हम बताते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो तुम लोग कैश फ्लो में लिखते हो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में तुम लोग को नहीं मिला अभी तक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम should be disclosed, should be disclosed separately, separately in statement of PL, in statement of PL, SPL लिखा है मैंने, in such a way that, in such a way that its impact, its impact on current PL, on current PL can be perceived, can be perceived, ठीक है। बोल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो इम्पैक्ट हमारे करेंट पीएल में आया है वो हम लोग आराम से समझ सके, ठीक है। PEIPET, ठीक है, वो हम लोग जो है आराम से उसे समझ सके कि हम लोग का इम्पैक्ट क्या आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया लॉटरी इनकम, ठीक है, लॉटरी से मुझे कोई इनकम हुआ है, जैसे ये तो एक लिखा ही था, मान लो यहाँ पर लिख दिया लॉटरी इनकम, लॉटरी से मुझे कोई इनकम आया, ठीक है, वो लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पर मैंने वो 1 लाख लिख दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमें अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि लॉटरी का इनकम जो है वो मेरे डे टू डे का बिजनेस का तो एक्टिविटी से हुआ नहीं, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो नहीं आ रहा है, ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हमें अलग से डिस्क्लोज करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इस तरीके से, ताकि उसका इम्पैक्ट हम लोग समझ सके। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कोई मतलब एक लौता एग्जाम्पल नहीं है कि ये सारे एग्जाम्पल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कवर हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारा हो सकता है। जैसे कि देखो पहला एग्जाम्पल, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज और रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन्स। समझा देते हैं, और रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन्स क्या बोला है, बोल रहा है कि हम लोग इन्वेंट्रीज के वैल्यूज को राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर उस राइट डाउन के वैल्यू को इनवर्स या रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो हम लोग का कॉस्ट है किसी एक स्टॉक का 100 रुपीज, ठीक है, किसी एक इन्वेंट्री यानी स्टॉक, उसका कॉस्ट है 100 रुपीज और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 90 रुपीज। ठीक है, तो हमें इसको कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे बोल सकते हो। AS2 तुम लोगों ने पढ़ा, मैंने अभी तक नहीं करवाया, पढ़ो या ना पढ़ो, बचपन से तुम लोग अगर फाइनल अकाउंट्स करते हो तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग देता है। तो क्लोजिंग स्टॉक मान लो कॉस्ट दिया हुआ 100, NRV 90, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हो, हम लोग को बोला जाता है ना कि किस में रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। देखो कॉस्ट और NRV विच एवर इज क्या होता है, इज लोअर। ये काफी करते हो तुम लोग, ठीक है। अब ये नहीं पता होगा कि AS2 में बताया गया है, लेकिन जब करवाते हैं तो टीचर ऐसे बता देते हैं कि जो कम वाला है उस पर रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, या फिर कोई बताता भी होगा AS2 में होता है, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि ऑन दैट मोमेंट 11-12 में उतना AS2 क्या समझ लोगे, ठीक है, फिर भी तो देखो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। AS2 में ये जो है बताया गया है, ठीक है, कि अपने इन्वेंट्रीज को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स में जब AS2 पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, इसके वैल्यू को 10 रुपीज से कम कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, राइट डाउन कर दिया, राइट डाउन बाय 10 रुपीज, ठीक है। तो देखो राइट डाउन कर दिया इन्वेंट्री को, या फिर हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ सच राइट डाउन। तो ये जो हुआ ना, ये बिजनेस का कोई डे टू डे का काम नहीं है कि हर रोज कोई अपने इन्वेंट्रीज के वैल्यू को कम या ज्यादा ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये कभी कभार होता है, ठीक है। तो कभी कभार अगर हो गया तो वो तो ऑर्डिनरी आइटम में आया नहीं, ठीक है, तो फिर वो किस में आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में या एक्सेप्शनल में आ सकता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल में आ सकता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग को यही समझना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल में फर्क क्या है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हम बताएंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाएगा कि एक्सेप्शनल में जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में लिखो कि डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल ऑफ आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम लोगों ने अपना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच दिया या फिर किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, ठीक है। अगर हम लोगों ने अपना कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो ये तो कोई डेली डेली करेगा नहीं कि अपना बिल्डिंग उठा के बेच दिया, अपना फर्नीचर उठा के बेच दिया, तो ये भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या तो एक्सेप्शनल। अब हम बताएंगे कि कौन सा एक्सेप्शनल है, बार बार वही चीज बोल रहे हैं, या तो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 3 ले लो, एग्जाम्पल 3 में लिखते हैं लिटिगेशन सेटलमेंट। ये क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट केस। हमारा कोई कोर्ट केस सेटल हो गया, मान लो कि हमारा कोई कोर्ट केस सेटल हो गया,
तो कोर्ट केस सेटल हो जाना, तो ये कोर्ट केस चलना, उसका सेटलमेंट होना, अब सेटलमेंट होते हुए हमें किसी को कंपेंसेशन देना पड़े या मतलब पेनल्टी भरना पड़े, या फिर हम लोगों को कोई पेनल्टी का पैसा, मतलब हम लोग अगर केस जीतेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हारेंगे तो हमें देना पड़ेगा, जो भी हो, जिस तरीके का ही क्यों ना सेटलमेंट हो, तो ये भी तो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है कि डे टू डे मेरा जो है कोर्ट केस चल रहा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। तो लिटिगेशन सेटलमेंट इस तरीके का चीज हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एक्सेप्शनल आइटम हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, लिखो लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। मतलब देखो, लिटिगेशन का मतलब जैसे कोर्ट केस होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ, कानून। ठीक है, तो लॉ की वजह से ऐसा कोई लॉ में चेंजेस आ गया जिसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली देना है। मतलब जैसे मान लो अभी चल रहा है 2024 में कोई नया लॉ लाया गया या पुराने लॉ में कोई अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है इसका इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि आज मान लो डिक्लेयर हुआ है 30 सितंबर को कि ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है देखो इसका इंपैक्ट आप लोगों को 2021 से इंपैक्टफुल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये लॉ के वजह से जो भी चेंजेस हो रहा है उसका चेंजेस ऐसा नहीं कि 30 सितंबर ऑनवर्ड्स जाएगा, इसके पहले रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही होता है, इसके पहले 2021 से ये लागू करना चाहते हैं हम लोग, मतलब तब से इंपैक्टफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या एप्लीकेशन। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में लिखो अर्थक्वेक इफेक्ट्स। अब जो भूकंप आता है उससे जो इंपैक्ट होता है, क्या वो भी डेली डेली होगा? अगर डेली डेली भूकंप हुआ तो बस और देखने का ही बात नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं होता है, ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी क्या बोले, मतलब जब्त हो जाना। मतलब जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई इलीगल काम किया या कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी किया, इस तरीके का कोई अगर हमारे ऊपर जो है एलिगेशंस लगता है, ठीक है, और जो प्रूव हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारे बिजनेस को सील करवा सकती है, हमारे घर को सील करवा सकती है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। अटैचमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मतलब सील कर दिया। प्रॉपर्टी को क्या कर देना, सील कर देते हैं ना, कि बिजनेस सील हो गया, ताला लग गया। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर सम एक्टिविटी, तो वो हो जाता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी थोड़ी ना कोई बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी है, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानते हैं, जो भी मैंने अभी 6 एग्जांपल्स दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा एक्सेप्शनल आइटम है और कौन सा हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो ये देखो, ये लास्ट का तो जो एग्जाम्पल है देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये तो जो है इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, हम समझा देंगे क्यों बोलते हैं। और बाकी यहाँ पर जो 4 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये जो 4 एग्जाम्पल है, ये 1, ये जो 4 एग्जाम्पल है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शनल आइटम। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शनल आइटम। exceptional item, that is certain items of, that is certain items of ordinary activities। समझाते हैं, ordinary activities। ठीक है,
देखो ये मैंने क्या लिखा है, अब ये एक्सेप्शनल जो है ना, मैंने बोला ना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्सेप्शनल पॉइंट तुम लोग जब 12 में फाइनल अकाउंट्स किए हो कंपनी का, तब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ये जरूर देखे होंगे, नहीं तो हम दिखा देंगे कि कैसे लिखा हुआ रहता है। तो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फर्क क्या हो गया, देखो ये जो 4 आइटम मैंने बोला था ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। क्यों? क्योंकि ये जो आइटम है ये ऐसे सर्टेन आइटम्स है, क्योंकि हमें तो सर्टेन आइटम्स ही क्लासिफाई करना था जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से थोड़ा बहुत रिलेटेड तो है। जैसे देखो इन्वेंट्री के वैल्यू को कम या ज्यादा करना, तो इन्वेंट्री तो ये तो हमारी बिजनेस के डे टू डे मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एक्टिविटी हो रहा है वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है कि हम लोग इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोले, तो इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्शनल एक्टिविटी बोलते हैं। हम लोगों ने अपना फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट तो बिजनेस में ही यूज हो रहा था, उसको बेच दिया, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने खरीदा था बिजनेस के पैसे से उसको बेच दिया, तो ये भी हमारे ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शनल आइटम बोलेंगे। अब लिटिगेशन सेटलमेंट, अब देखो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोर्ट केस वगैरह तो लगा हुआ रहता ही है, ठीक है, लेकिन ये कोर्ट केस का सेटलमेंट करना करवाना, हम लोग कोई लॉयर थोड़ी है कि हमारा वही डे टू डे का काम है, तो वो हमारा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बिजनेस है इसके वजह से ये सब चीज हो रहा है, तो ये जो है इस तरीके का लिटिगेशन सेटलमेंट वगैरह एक्सेप्शनल आइटम माना जाता है। फिर बोला है लेजिस्लेटिव चेंजेस, अब देखो कभी कभी गवर्नमेंट बोल रहा है ये लॉ लगेगा, वो रूल्स लागू होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो ये भी हमारे ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही पार्ट हो गया, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम है, डे टू डे बेसिस पे नहीं होता है। और ये दो आइटम देखो, जैसे कि भूकंप आना, ठीक है, प्रॉपर्टी जब्त हो जाना, ये जो है ये हमारा इसका इंटेंसिटी जो है ना वो काफी ज्यादा है, और इसका इंटेंसिटी जो है वो लो है, ठीक है, तो ये जो है ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है कि बिजनेस से क्या रिलेशन भूकंप आने का, बिजनेस से क्या रिलेशन है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होने का, ठीक है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये है एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस हम लोग को ये एग्जांपल्स देखने से समझ में आएगा। जैसे देखो रिलेटेड टू इन्वेंट्री, ठीक है, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, ये वाला क्या था, रिलेटेड टू मतलब क्या बोले, ये कोर्ट केस, ठीक है, कोर्ट केस वगैरह, और ये देखो ये हो गया लॉ की वजह से चेंजेस आना, तो ये ऑर्डिनरी जो बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी होता है वो डायरेक्ट ये सब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी तो है नहीं, लेकिन ये ऐसे सर्टेन आइटम्स है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी को रिलेट करते हैं इजीली। एक्सेप्शनल आइटम दैट इज सर्टेन आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ठीक है, लेकिन ये जो है ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड आइटम नहीं है, ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में चला जाता है। तो मैंने जो तुम लोग को समझाने का कोशिश किया दैट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, और एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है, जो कि हमें AS5 में जिसका कुछ अलग से डेफिनेशन तो है नहीं, कुछ बताया भी नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस क्योंकि ये लैंग्वेजेस आ जाएंगे तो हमें समझना है कि एक्सेप्शनल क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखो डेफिनेशन क्या था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, तो क्योंकि AS5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ही डिफाइन करता है, एक्सेप्शनल को करता भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ PL इन सच ए वे दैट इज इम्पैक्ट्स ऑन करंट PL कैन बी जो है परसीव, तो हम लोग इसका इम्पैक्ट जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जो है अलग से अपने PL में डिफाइन करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायर पीरियड आइटम, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है। प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, प्रायर पीरियड आइटम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आर इनकम और एक्सपेंसेस, आर इनकम और एक्सपेंसेस which arise in the current period, which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of
in the preparation of financial statement of one or more prior periods, लिखो, हम बता देंगे क्या होता है। These items should be disclosed. These items should be disclosed. ठीक है, disclosed जो है इस वर्ड को हम हाईलाइट कर रहे हैं, disclosed separately in statement of PL. In statement of PL, मैंने SPL लिखा है, ठीक है, statement of PL in such a way that their impact on current year profit or loss, current year profit or loss can be perceived. देखो क्या लिखा है मैंने, प्रायर पीरियड हैं, ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम, जैसे तुम लोग कभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किए होगे, ठीक है, बचपन में मतलब 11 में किए होगे, कॉलेज में किए होगे, फाउंडेशन किया है किसी ने तो वहां भी किए होगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम लोगों से कुछ एरर हो जाता है तो हमें जब पता चलता है तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो अगर रेक्टिफाई करेंगे तो हमारा पीएल इंपैक्टफुल होगा, या तो हमारे प्रॉफिट ऐड होंगे, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, या तो प्रॉफिट घटेगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने मान लो फिक्स्ड एसेट खरीदा था, लेकिन मैंने प्रिंसिपल एरर कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स्ड एसेट टू कैश करने के जगह परचेज टू कैश कर दिया, और ये मैंने इसी के बेसिस पे पूरा अकाउंट्स बना दिया। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने तो परचेज दिखा दिया अपने फिक्स्ड एसेट को, जबकि वो दिखना नहीं चाहिए। तो मेरा खर्चा अगर ज्यादा दिख रहा है तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, उस केस में मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। और जब हम ये रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, तब मेरा नेक्स्ट ईयर में उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और क्योंकि मैंने अपने फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड एसेट नहीं माना, तो हो सकता है मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो कुछ अमाउंट से प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन चार्ज करके उतने से प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, मतलब रेक्टिफिकेशन होगा। तो इसी वजह से बोल रहा है कि प्रायर पीरियड आइटम के कुछ प्रॉब्लम के वजह से हमारा करेंट पीएल का जो इंपैक्ट आता है, देखो पीपीआई मतलब प्रायर पीरियड आइटम आर इनकम और एक्सपेंसेस विच आर अराइज इन द करेंट पीरियड। करेंट पीरियड में जो इनकम या एक्सपेंसेस हमें इंक्लूड करना है एज ए रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वन और मोर प्रायर पीरियड। मतलब प्रीवियसली जब हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ एरर किया था, ठीक है, एरर किया था या फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, और जब उसको हम लोग ठीक करने जा रहे हैं करेंट पीरियड में, तो हमारा इनकम या एक्सपेंसेस अराइज हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैंने फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, अभी करेंगे तो एक्सपेंस अराइज होगा। और मैंने अपने मान लो किसी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया था, मान लो मैंने अपना एक सेल किया था बट उसका रिकॉर्डिंग ओमिशन हो गया, किया ही नहीं, तो फिर वो रिकॉर्ड होगा। तो कुछ भी हो सकता है, एरर ठीक करते जाए तो एरर जैसा था उस हिसाब से हमारे करेंट पीएल में इंपैक्ट आ जाएगा। दिस आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अगर इस तरीके का कोई आइटम है तो हमें अलग से डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन सच ए वे, इस तरीके से दैट देयर इंपैक्ट, कि उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, इंपैक्ट का मतलब ऑन करेंट ईयर पीएल कैन बी परसीव्ड, कि हम लोग उसको आराम से समझ सके, ठीक है, उसको फील कर सके कि हाँ ये प्रीवियस पीरियड के आइटम के वजह से हमारे यहाँ पर करेंट ईयर का पीएल में क्या इंपैक्ट आया है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है। तो प्रायर पीरियड आइटम का मतलब ये हो गया, ये देखो प्रायर पीरियड आइटम। इसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, नेक्स्ट लिखो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को हम A/C ऐसे लिख रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, लिखो एस्टिमेट्स का मतलब बोल सकते हैं अनुमान, ठीक है। तो अकाउंटिंग
estimates are approximations that may need revision as additional informations becomes known। ठीक है, देखो क्या बोला है मैंने, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और अप्रोक्सीमेशंस, जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं ना वो अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होता है। जब हम लोग कुछ एस्टिमेट करते हैं तो एग्जैक्ट थोड़ी ना एस्टिमेट कर रहे हैं, कि जैसे तुम लोग एस्टिमेट कर रहे हो कि मेरा यहाँ, मान लो तुम लोग एक जगह टूर करने जा रहे हो, सोच रहे हो कितना खर्चा हो सकता है, वो तो एस्टिमेटेड है ना, जरूरी थोड़ी कि उतना ही होगा, उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, तो वो अप्रोक्सीमेशन होता है। दैट में बी नीड रिविजन्स, ठीक है, मतलब उसको हमें रिवाइज करना पड़ सकता है एक्चुअल के साथ, जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। एज एडिशनल इंफॉर्मेशन बिकम्स नोन, जैसे जैसे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन का पता, जैसे तुम लोग कहीं घूमने गए, सोचा कि पर हेड हमारा 7,000 करके खर्चा आएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेशन था, और जैसे ही वहां पर घूमने गए देखे कि ये एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है या ये कम लग रहा है, तो उसके हिसाब से तुम लोग अपने खर्चे को रिवाइज करोगे कि हाँ भाई 7,000 से कम हुआ कि 7,000 से ज्यादा हुआ। जैसे जैसे चीजों का पता चलेगा उस हिसाब से तुम लोग अपने एस्टिमेशन को रिवाइज करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे कि हम एग्जांपल एक देते हैं कि अकाउंट्स में हम लोग नॉर्मली किस चीज का एस्टिमेट करते हैं, तुम लोग को पता है। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने मान लो एक मशीन खरीदा, परचेज मशीन, ठीक है, हम लोगों ने एक मशीन खरीदा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मान लो 10 लाख रुपए देके, ठीक है। अब ये मशीन खरीद तो लिया, मुझे एक चीज बताओ, अब इसके बाद हम लोग इसका क्या क्या एस्टिमेट करते हैं। तुम लोग सभी ने डेप्रिसिएशन कभी ना कभी जरूर किया होगा, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है, मुझे नहीं लगता है किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो मुझे बोल सकते हो क्या एस्टिमेट करते हो, जब क्वेश्चन पढ़ते हो डेप्रिसिएशन का तो कुछ एस्टिमेट रहता है, बोल सकते हो। दो चीज है जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं जब हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं डेप्रिसिएशन लगाते वक्त, बोलो क्या है, बोलो। कभी डेप्रिसिएशन लगाए हो तो फिर एसएलएम मेथड में क्या करते हो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। चलो मैंने थोड़ा सा बता दिया, बोलो क्या एस्टिमेट करते, बोलो। मैम नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल तक वो रहेगा, ठीक से चलेगा मशीन, वो नंबर ऑफ इयर्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम लोग सोचते हैं, देखो वो तो तुम लोग रेगुलर लाइफ डे टू डे, जैसे मान लो इसका मान लिया 5 साल, ठीक है। जैसे तुम लोग एक मोबाइल खरीद रहे हो, एक लैपटॉप खरीद रहे हो, तो एस्टिमेट नहीं करते हो कि ये मेरा फोन 5 साल चलेगा, 2 साल, 3 साल, जिसका जो भी एस्टिमेशन है। और एक चीज एस्टिमेट करते हो, अभी मैंने फॉर्मूले में तुम लोग को बताया, और एक नाम भी, दैट इज स्क्रैप, क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू, कि हम लोग ये सोचते हैं कि 5 साल बाद जब हम लोग इस एसेट को मार्केट में सेल करने जाएंगे, मान लो हमें मिलेगा फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या है ना, एस्टिमेटेड है, ठीक है, एस्टिमेटेड है। अब देखो जो रिवाइज्ड का बात हुआ वो कैसे होगा, रिवाइज्ड का बात ऐसे होगा, जैसे मान लो हम लोग मशीन खरीद लिया, अब उसे यूज करना स्टार्ट किए, पहले साल कर लिया, दूसरे साल कर लिया, तीसरे साल कर लिया, यूज हो गया, यूज हो गया, यूज हो गया, ठीक है। अब अचानक से थर्ड ईयर के एंड में आके हमें ये लग रहा है कि आगे का 2 साल ना ये मशीन हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसका हालत खराब हो चुका है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, हम लोग फिर इसका लाइफ को कहां तक रिवाइज कर दिए, बोलो तो, या फिर ऐसे समझो, इसको थोड़ा हम बढ़ा दे, इसको हम कर देते, चलो ये जो है इसको हम लोग 7 साल कर देते, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 साल में आके ऐसा लगा कि रिवाइज करना है इसका लाइफ, ये 7 साल नहीं चलेगा, रिवाइज करते हैं इसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को अप टू 5 साल तक, ठीक है। तो इसका मतलब 3 साल चला, और कितने साल चलेगा, और सिर्फ 2 साल चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो सोचा था 7 साल, तो 1 2 3 4
5, 6 एंड 7 हम लोगों ने सोचा था यहां तक चलेगा, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों ने अपने इस दोनों ईयर को ब्लॉक कर दिया कि भाई ये दोनों साल तो यूज नहीं कर सकते, आगे का और 2 ही साल यूज कर सकते हैं। तो दैट इज हम लोगों ने अपने अप्रोक्सीमेशंस को रिवाइज कर दिया, ठीक है, जैसे जैसे हमें पता चला कि ये एसेट हम लोग आगे और यूज नहीं कर पाएंगे शायद, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने, अगर जिन्होंने फाउंडेशन किया है तो एक्चुअली सीए फाउंडेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। जैसे कि देखो, पहले अगर मान लो एसएलएम लगाते हैं ये मेथड, तो पहले इनका जो डेप्रिसिएशन का तरीका कुछ ऐसा बन रहा होगा, और आफ्टर यहाँ पर 3 इयर्स फिर डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा पता है, 10 - 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, तब रूल्स चेंज हो जाएगा। तब 5 हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगा। जैसे यूजफुल लाइफ चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन के लिए जो एप्लीकेबल डेटा है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। जो भी हो, मुझे बस इतना समझाना है यहाँ पर कि एस्टिमेट क्या कैसे होता है अकाउंट्स में। तो एक एग्जांपल दिया डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, और इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, और कैसे रिवीजन होता है, तो इस तरीके से रिवीजन हो सकता है। और एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, चेंज इन, यहाँ पर अच्छा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वो तो लिखेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, रुको, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अभी एस्टिमेट खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एस्टिमेट पे और भी कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। तो लिखो द इफेक्ट इन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग estimate should be included in the determination of PL, determination of PL in first point, the period of change, comma, if change affects the period only, बता देंगे क्या होता है, लिखो change affects the period only। फिर सेकेंड पॉइंट में the period of change and future periods, the period of change and future period, if change affects both, if change affects both, the nature and amount of change in accounting estimate, फिर नीचे लिखो the nature and amount of change in accounting estimate which has a material effect, in the current period, comma, or which is expected to have material effect in subsequent period, comma, should be disclosed, bracket में, if
it does not practical to quantify the amount. Quantify the amount. This fact should be disclosed. फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा तो देखो ये समझा देते हैं जितना लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है द इफेक्ट इन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेटेड शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएल। बोल रहा है पीएल के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए अगर हमारा सच में कोई अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज हुआ है, उसका इफेक्ट जो है वो हमारे पीएल के वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। देखो नॉर्मल सा बात है, यहाँ डिप्रिशिएशन 3 साल तक जो लगा आगे जाके उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैंने अभी दिखाया ना तुम लोग को, पहले लग रहा था 10-7/2 अगर एसएलएम है, देखो ऐसे चल रहा था 10-2/7, इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब हो जाएगा 10-2/5, तो चेंज हो गया। अब अगर डिप्रिसिएशन चेंज होगा ऑब्वियसली पीएल में इंपैक्ट आएगा। तो वही बोल रहा है द इफेक्ट इन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएल। पीएल के डिटर्मिनेशन करने में वो इंक्लूड जरूर हो जाता है। द पीरियड ऑफ चेंज इफ चेंज अफेक्ट्स द पीरियड ओनली। बोल रहा है कि जिस पीरियड में हम लोगों ने चेंजेस किया, जैसे यहाँ 3rd ईयर में किया, तो 3rd ईयर में क्या चेंज हो रहा है उसे मुझे दिखाना है। अगर इस चेंजेस का इंपैक्ट सिर्फ 3rd ईयर में आ रहा है और अगर आगे जाके भी आ रहा है तो आगे के पीरियड में भी मुझे बताना है। द पीरियड ऑफ चेंजेस एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ चेंजेस अफेक्ट्स बोथ। मतलब अगर करेंट ईयर में इंपैक्ट आ रहा है वो दिखाओ, करेंट ईयर एज वेल एज फ्यूचर पीरियड में इंपैक्ट आ रहा है तो वो भी दिखाना है। सीधा सा बात है। फिर बोल रहा है द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब किस तरीके का चेंजेस हुआ और कितने वैल्यू से चेंजेस हुआ, मतलब रुपीस में और क्या चेंजेस हुआ। which has a material effect in the current period or which is expected to have material effect in subsequent period should be disclosed। बोल रहा है कि किस तरीके का चेंज हुआ, कितने वैल्यू का चेंजेस हुआ, वो अगर मेटेरियल है, मेटेरियल मतलब मतलब इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं। मेटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसका रेलिवेंसी है। ठीक है, अगर बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है तो बात अलग है, लेकिन अगर मेटेरियल इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो करेंट पीरियड में आए या फिर ये एक्सपेक्टेशन हमारे पास लग रहा है कि मेटेरियल इफेक्ट जो है वो सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले पीरियड में भी हो, तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ इट डज नॉट प्रैक्टिकल टू क्वांटिफाई द अमाउंट, लेकिन मान लो हम लोग अमाउंट को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे, दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर हम लोग अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वैल्यू कितना हो रहा है, बाई चांस अगर ऐसा सिचुएशन है कि अमाउंट आइडेंटिफाई या कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, देन ओनली क्या चेंजेस है, देन नेचर उसको तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्या चेंजेस हुआ उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वैल्यू उसमें हम लोग इंक्लूड कर पाए या नहीं कर पाए। दोनों केसेस में हमें डिस्क्लोज करना जरूरी है। नेचर वैल्यू दोनों आइडेंटिफाई होता है, दोनों को बताओ कौन से पीरियड में हो रहा है, सिर्फ करेंट या सब्सिक्वेंट सब बताना पड़ेगा। और अगर मेटेरियल इंपैक्ट नहीं है वो भी बताना पड़ेगा। वैल्यू नहीं क्वांटिफाई कर पा रहे हो कोई बात नहीं, सिर्फ नेचर को डिस्क्लोज करो, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आज यहाँ पर तुम लोग को, ये बहुत ही छोटा है एस, ये बता दिया, ये बता दिया, ये तो मैंने बोला इसका कोई लिस्ट नहीं होता, इसका भी नहीं होता है, मैंने तो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल समझाने के लिए किया। ये भी बताया, ये बताया। नेक्स्ट दिन मुझे ये बताना है और क्वेश्चन हम लोग जो है इस पे करेंगे। क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, देखते हैं ये खत्म करने के बाद अगर दूसरा ये हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितना अभी करवाया उसको जरूर देखो, तो नेक्स्ट क्लास में आंसर दे पाओगे क्वेश्चन का। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।